वेरी गुड मॉर्निंग। चलो भाई, लास्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 9 में हम लोग पार्टनरशिप को खत्म किए थे। एंड दिस सेशन ऑनवर्ड्स नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एलएलपी ऑडिट। अच्छा, अब आप लोगों को ये पता है राइट कि एज फार एज कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर कंसर्न, अगर हम लोग बात करते हैं सर कॉर्पोरेट फॉर्म की, तो कॉर्पोरेट फॉर्म में सिर्फ दो ही चीजें आती है ना। एक है कंपनी और दूसरा है एलएलपी। अच्छा, कंपनी का ऑडिट, सर पूरा ऑडिट 2 चैप्टर 3 चैप्टर को छोड़ के पूरा ऑडिट आपका वही है राइट, टी इंटर के करिकुलम में। बट सर एलएलपी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सर एलएलपी के लिए क्या कुछ अलग है? हाँ सर, आपने एलएलपी एक भी पढ़ा हुआ है। एंड एलएलपी एक क्लियरली सेज कि भाई एलएलपी क्या है? कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन किसका? बेनिफिट्स का। किसके बेनिफिट्स? कंपनी एंड पार्टनरशिप। सर खिचड़ी बनाया हुआ है उन्होंने एलएलपी एक के तहत, करेक्ट। एक ऐसा बिजनेस फॉर्म है जहां पर आपके पास पार्टनरशिप फॉर्म का इजीनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी है, बट ऑल्सो कंपनी फॉर्म का, कॉर्पोरेट फॉर्म एज वेल एज लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट है, कॉर्पोरेट वेल का बेनिफिट है, राइट। दैट इज द form of organization which is called LLP, which is regulated by LLP Act 2008, right? अच्छा, एलएलपी के बारे में आपने बेसिक्स पढ़ा हुआ है। और उसमें क्योंकि हम लोग ऑडिट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर वी विल बी स्टिकिंग टू दैट पॉइंट कि ऑडिट के रेलेवेंस में एलएलपी के क्या क्या प्रोविजंस है जो हमें कवर करने हैं। सबसे पहले तो एलएलपी का आपने एक बाइफर्केशन पढ़ा होगा एलएलपी एक में कि भाई देयर आर टू काइंड्स ऑफ एलएलपी, वन इज स्मॉल एलएलपी एंड अदर्स। ऐसा कुछ याद आ रहा है? सर वो स्मॉल एलएलपी का कंसेप्ट क्या था पता है? उसमें दो क्राइटेरिया थे, कुछ दो क्राइटेरियाज, उसको बाइफर्केट कर लेते हैं इधर। चलिए, तो स्मॉल एलएलपी का क्या क्राइटेरिया था भाई? उसमें दो कंडीशंस फुलफिल करना था। कौन से दो कंडीशंस थे सर? पहला कंडीशन कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन यानी कि कैन यू से कैपिटल कंट्रीब्यूशन, है ना सर, जो पार्टनर्स का कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो कहां तक हो? कहां तक हो भाई? अप टू 25 लाख, यानी कि सर कैपिटल कंट्रीब्यूशन आपका 25 लाख से ज्यादा का ना हो। एंड एंड डिनोट्स कि सर दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, करेक्ट, कि सर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज अप टू 25 लाख एंड योर टर्नओवर ऑफ एलएलपी इज अप टू 40 लाख। सर ये लिमिट है भाई। अगर कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो है पार्टनर्स का इन द एलएलपी इज अप टू 25 lakhs एंड टर्नओवर ऑफ द एलएलपी इज अप टू 40 लाख, सर अगर ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो गई तो वो एलिजिबल हो जाएंगी एज अ स्मॉल एलएलपी। ये ना कुछ कुछ वही, कुछ कुछ क्या, बिल्कुल वही कंसेप्ट है जो कंपनीज एक्ट में होता है। स्मॉल कंपनी नहीं होता भाई, कंपनी में स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी का बाइफर्केशन, राइट, स्मॉल कंपनी एंड अदर प्राइवेट कंपनीज। सर बिल्कुल वैसा ही एलएलपी में भी बाइफर्केशन किया गया है। लेकिन सर फर्क क्या है पता है? व्हेन इट कम्स टू कंपनी, व्हेन इट कम्स टू कंपनी, सर यहां पर ऑडिट हमेशा मैंडेटरी है। यहां पर ऑडिट हमेशा मैंडेटरी है सर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका कंपनी प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, 1 पर्सन कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, या एनी अदर फॉर्म ऑफ कंपनी, लिस्टेड अनलिस्टेड, सर किसी भी प्रकार का आपका कंपनी है, इफ इट इज कंपनी इंकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, सर इट इज मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू गेट देयर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड। यहां पर ऑडिट क्या है सर? मैंडेटरी है। बट व्हेन इट कम्स टू एलएलपी, सर क्या एलएलपी में ऑडिट मैंडेटरी होगा या नहीं होगा? तो सर उसके लिए वापस हम लोग वहीं पर जाएंगे। शुरुआत में हमने क्या समझा? एलएलपी खिचड़ी है ना। किसका खिचड़ी? सर बेनिफिट्स ऑफ कंपनी एज वेल एज पार्टनरशिप फर्म। अच्छा, तो अभी कंपनी के लिए हमने समझ लिया कि ऑडिट हमेशा मैंडेटरी है। सर पार्टनरशिप फर्म के लिए, क्या पार्टनरशिप एक्ट के तहत आपने कभी पढ़ा था कि पार्टनरशिप एक्ट को ऑडिट मैंडेटरी है? सर बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, कंपनी के लिए ऑडिट मैंडेटरी है एंड व्हेन इट कम्स टू पार्टनरशिप फर्म, सर वहां पर ऑडिट हमेशा ही, हमेशा ही क्या होता है? वॉलंटरी होता है। हमेशा ही क्या होता है? वॉलंटरी। पार्टनरशिप एक्ट के तहत कहीं पर भी पार्टनरशिप फर्म को ऑडिट करवाना मैंडेटरी नहीं है। तो सर अब सोचो, आप एक बिजनेस फॉर्म
जो खिचड़ी में डाला है वो मैंडेटरी ऑडिट वाला है, और दूसरा जो बिल्कुल वॉलंटरी ऑडिट वाला है। तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाते हुए एलएलपी में ऑडिट का प्रोविजन कैसे अप्लाई किया? उन्होंने बोला सर दोनों को कुछ ना कुछ तो उठाना पड़ेगा दोनों में से। तो दे सेड कि सर ठीक है, एक काम करते हैं। उन्होंने एक कंसेप्ट लाया कि सर जो स्मॉल एलएलपी है ना, एलएलपी में जो भी स्मॉल एलएलपी है सर, इनको ऑडिट क्या है, इनको ऑडिट मैंडेटरी नहीं है, इनको ऑडिट मैंडेटरी नहीं है। यानी कि कैन यू से कि इसका मतलब इनको ऑडिट क्या हो गया, ऑप्शनल, और यू कैन से वॉलंटरी। हाँ जी सर। लेकिन सर जो भी एलएलपी स्मॉल एलएलपी के तहत क्वालिफाई नहीं हो पाती, यानी कि दोनों में से एक भी क्राइटेरिया अगर फुलफिल नहीं हुआ, दोनों में से एक भी क्राइटेरिया अगर फुलफिल नहीं हुआ सर, या तो आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ऊपर चला गया, या तो आपका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर चला गया, इन दैट केस यू विल नॉट क्वालिफाई एज अ स्मॉल एलएलपी, एंड इन दैट पर्टिकुलर केस सर ऑडिट बिकम्स मैंडेटरी, ऑडिट बिकम्स मैंडेटरी। मतलब यहाँ तक क्लियर? एलएलपी के रिगार्डिंग उनको ऑडिट कब एप्लीकेबल है ये क्लियर है सबसे पहले सबको? एनी डाउट ओवर हियर? ऑल राइट, चलिए। कोई क्वेश्चंस वगैरह हो, ऑब्वियसली यू कैन पुट अप देम। फाइन। तो स्मॉल एलएलपी का बाइफर्केशन, स्मॉल एलएलपी एंड अदर्स, और उसका रेलेवेंस क्या है सर, कि स्मॉल एलएलपी जो है वो उनको मैंडेटरी नहीं है ऑडिट करवाना, लेकिन अगर स्मॉल एलएलपी नहीं है यानी कि उनको ऑडिट करवाना मैंडेटरी हो जाता है। सर क्या एलएलपी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत है? अब सीधी सी बात है सर, ऑडिट करवाना जब जब जरूरी होगा तब तब तो मैंडेटरी ही होगा। बट स्मॉल एलएलपी जो कि वॉलंटरीली ही रिक्वायर्ड है ऑडिट के लिए, क्या उनको भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा? आंसर इज यस। जैसा कंपनीज एक्ट में जाना भाई कंपनी के लिए कि ईच एंड एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट, और बुक्स ऑफ अकाउंट का डेफिनेशन दिया गया था, उसमें तीन चीजें आती थी, राइट? यहां पर भी सेम एग्जैक्ट डेफिनेशन छापा हुआ है कि सर एलएलपी को भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना मैंडेटरी है, एलएलपी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना मैंडेटरी है। और और इसमें क्या क्या चीजें आएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? व्हाट विल बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड? तो हम जानते ही है भाई बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या आएगा। पर बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग क्या क्या डालते हैं? सर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, और या तो फिर ट्रेडिंग कंसर्न हो, तो ट्रेडिंग अकाउंट आएगा, है ना? तो सर यहां पर वही है कि भाई जो भी आपका गुड्स परचेस्ड है, गुड्स परचेस्ड, स्टॉक, WIP, ये सब कुछ इधर आप डाल दो, या मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग कंसर्न के रिगार्डिंग, राइट? कैन यू से इन द फर्स्ट पॉइंट दे आर टॉकिंग अबाउट नथिंग एल्स बट ट्रेडिंग अकाउंट? बोले आंसर इज यस। सर नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला? ऑल सम्स ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, ऑल मनीज रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड। सर यानी कि कैन यू से दे आर टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? बोले यस सर। सर उसके बाद तीसरा उन्होंने क्या बोला? असेट्स एंड लायबिलिटीज। यानी कि सर कैन यू से दे आर टॉकिंग अबाउट बैलेंस शीट? यस सर। और इसके अलावा उन्होंने कहा सर देखो ये तो करना ही है, लेकिन इसके अलावा अगर पार्टनर्स कुछ भी डिसाइड करे अपने हिसाब से कि नहीं भाई इसके एडिशन में हमें कुछ और भी बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। यानी कि चौथा ऑप्शनल है, एनी अदर पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड बाय पार्टनर्स। बोलो भाई, गेटिंग इट? पहले तीन मैंडेटरी है, चौथा ऑप्शनल है, आपको जो भी ठीक लगे आप मेंटेन कर सकते हो इसके अलावा, राइट? सो दिस इज अबाउट दी LLP मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब सर आगे बढ़ते हैं कि सर ये लोग ऑडिट करवा के क्या ही उखाड़ लेंगे? LLP ऑडिट करवा के क्या ही उखाड़ लेगी सर? क्या कुछ फायदा है? बोले सर बिल्कुल है। सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ LLP ऑडिट। सर 5 एडवांटेजेस बताए हैं, एंड मेजोरिटी कहीं ना कुछ आप देखोगे तो पार्टनरशिप फर्म या कंपनी वाले ही बेनिफिट है, राइट?
तो सर कौन कौन से है उसके लिए शॉर्ट फॉर्म भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको याद रह जाए आसानी से। चलिए सर, एलएलपी ऑडिट का शॉर्ट फॉर्म क्या है बताएं। मल्टीपल चीजें हैं, आप कुछ भी याद रख सकते हो। जैसे सबसे पहला डॉक्टर बी डॉक्टर, ठीक है, ये पहला सिंपल डॉक्टर बी डॉक्टर यानी कि डी आर बी डी आर। या तो फिर आप कर सकते हो सिंपल बीडीआर, बेड डेट रिजर्व वाला है ना, वो डी एंड आर विथ बार यानी कि 2 बार डी 2 बार आर और 1 बार बी, राइट। या तो फिर डॉक्टर बी, एक ही बार डॉक्टर बी लेकिन डी एंड आर विथ बार यानी कि 2 बार डॉक्टर डॉक्टर और उसके बाद बी। सो वट एवर इज कंफर्टेबल टू यू, आप इसमें से कोई भी एक उठा सकते हो शॉर्ट फॉर्म अपने लिए याद रखने के लिए, या कुछ अपने तरह से भी बना सकते हो। सर कौन कौन सी चीजें, चलिए देखते हैं। सबसे पहला डॉक्टर बी डॉक्टर के हिसाब से देखें अगर हम लोग इस वाले के हिसाब से, जैसे सबसे पहले क्या है डी। डी बोले तो एलएलपी ऑडिट करके क्या उखाड़ लेगा सर, सबसे पहले इट विल बी easier for them and helpful for them to detection for detection of frauds and errors। पर जो भी फ्रॉड या एरर्स हो रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको ढूंढ पाना आसान हो जाएगा उनके लिए, है ना। बोले ठीक है सर। नेक्स्ट उन्होंने बोला आर। अच्छा सिंपल सी बात है ना, अगर डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड और एरर का बेनिफिट मिल रहा है दैट मीन्स कैन यू से कि वो डिटेक्ट हो जाएंगे तो आपका रिलायबिलिटी बढ़ जाएगा। रिलायबिलिटी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, है ना। एडवांटेज यही है कि रिलायबिलिटी बढ़ जाएगा। बोले ठीक है सर। इसके अलावा और कुछ, उन्होंने बोला हाँ सर, अगर डिटेक्शन सब सही से हो जाएगा यानी कि सुधर जाएगा, रिलायबिलिटी बढ़ जाएगा तो आपका कैन यू से इट विल रिजल्ट इनटू बेटर कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड ऑफ कोर्स इंटरनल मैनेजमेंट। चाहिए, बोले हाँ सर। इसके अलावा उन्होंने बोला वापस डी, सर डिस्प्यूट अगर होगा इंटरनली पार्टनर्स के बीच में तो उस समय पे वापस से आसान हो जाएगा उस डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड है, क्योंकि उससे रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। एंड द लास्ट वन अगेन आर, दैट इज बेसिकली रिकंस्टिट्यूशन। रिकंस्टिट्यूशन यानी कि in case of admission of a new partner और in case of retirement or death of the existing partner। सर उन सब जगह पे हम जानते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सेटल करना पड़ता है, और वो सेटल करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट सही तो हो, रिलायबल तो हो, और वो रिलायबिलिटी कब आ जाएगी, ऑटोमेटिकली तभी आ जाएगी जब वो ऑडिटेड हो। गेटिंग क्लियर। सो डी आर बी डी आर। आप अपने हिसाब से एज आई से मल्टीपल शॉर्ट फॉर्म्स है, आप कुछ भी बना लो जिससे कि याद रह जाए। क्लियर, दैट्स अबाउट द एडवांटेजेस। अच्छा नेक्स्ट कम्स कि सर क्या एलएलपी को कुछ फाइलिंग्स वगैरह करना होता है। हम जानते हैं जैसे कंपनी कॉर्पोरेट फॉर्म है, बिल्कुल वैसे ही एलएलपी भी कॉर्पोरेट फॉर्म है। तो सर जो कंपनी है उसके केस में जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो कौन था, हम जानते हैं एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, है ना। लाइकवाइज सर क्योंकि एलएलपी भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है तो कॉर्पोरेट अफेयर्स के बारे में पूरा जो भी बार है वो एमसीए ने उठा रखा है। तो सर एलएलपी भी क्योंकि कॉर्पोरेट फॉर्म है, एलएलपी का भी फाइलिंग्स सब कुछ किधर होगा, एमसीए में होगा। लेकिन सर क्या क्या फाइलिंग करना रहेगा, फाइलिंग्स विथ एमसीए, दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक कि सर उनका फाइलिंग रिक्वायरमेंट क्या है एलएलपी का। चलिए लेट अस सी। दो चीजें फाइल करनी होती है भाई उनको। एलएलबी को एनुअल फाइलिंग्स कितने होते हैं सर, 2 होते हैं, एंड दीज आर एनुअल फाइलिंग्स एज आई सेड, राइट। सर कौन कौन से एनुअल फाइलिंग, सबसे पहला एक होता है एनुअल रिटर्न, एक होता है एनुअल रिटर्न। सर ये एनुअल रिटर्न कब फाइल होगा, इट नीड्स टू बी फाइल्ड विद इन 60 डेज। कहां से 60 डेज सर, फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सर यानी कैन यू से कि सर अपना 31 मार्च को ईयर खत्म होता है और उससे 60 दिन, यानी कि सर कितना हो जाएगा, अप्रैल के 30 दिन, मई के 30 दिन। सर हाँ मैं जानता हूं 31 होते हैं लेकिन हमें 60 तक ही जाना है, ठीक है। तो सर 30th May of every year is going to be the due date for filing annual return of LLP। बोला गेटिंग क्लियर। ये पहला फाइलिंग रिक्वायरमेंट है।
इसके अलावा सर एक और चीज फाइल करनी है उनको, वो क्या है? दैट इज बेसिकली कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। सर हर साल उनको ये एक और चीज फाइल करनी रहती है एमसीए के पास। और सर इसको फाइल करने का टाइम लिमिट क्या है? सर इसका टाइम लिमिट उन्होंने थोड़ा सा ज्यादा दिया हुआ है, एंड दैट थोड़ा सा ज्यादा मींस इट नीड्स टू बी फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ कितना टाइम होता है भाई? एलएलपी एक में पढ़ा होगा आपने, अदर लॉज में। ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? 30 डेज? अबे 30 डेज इधर से 6 मंथ्स नहीं यार, तुम दोनों ने अलग अलग आंसर दिए, दोनों को मिला दो तो काम हो जाएगा। सर दिस नीड्स टू बी फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, लेकिन कहां से 30 डेज? फ्रॉम द एंड ऑफ 6 मंथ्स, फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर। सर यानी कि वापिस एक बार एग्जाम्पल से, कौन सा डेट आएगा एग्जैक्टली सर? 31 मार्च को अपना ईयर खत्म हो जाएगा, वहां से कितना? 6 मंथ्स, यानी कि 6 मंथ्स कब एंड होगा? 30 सितंबर। और सर वहां से भी 30 दिन का टाइम, यानी कि सर कैन यू से 30 अक्टूबर इज गोइंग टू बी द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इन सॉल्वेंसी? यस सर, समझ में आया? यानी कि सर जो 31 मार्च 2025 खत्म हो चुका है, अगर कोई एलएलपी है तो उसका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इन सॉल्वेंसी का फाइलिंग का ड्यू डेट क्या होने वाला है? 30 अक्टूबर 2025। गेटिंग क्लियर? बस सर सिर्फ यही दो एनुअल फाइलिंग्स का रिक्वायरमेंट है ऑफ एलएलपी, जिसको आपको याद रखना है। करेक्ट? हाँ, इनका फॉर्म का नाम भी दिया हुआ है, उस फॉर्म को क्या बोलते हैं? जैसे कि जो एनुअल रिटर्न फाइलिंग है सर, उसका फॉर्म का नाम है फॉर्म 11। हाँ लिखो इसको, हाँ इधर लिख देते हैं, फॉर्म 11। और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इन सॉल्वेंसी जो आप फाइल करते हो, उसको बोलते हैं फॉर्म 8। राइट, दैट्स इट अबाउट दी फाइलिंग्स। सर इसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, जैसे कंपनी के केस में तो आपने सेक्शन 139 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ा होगा, है ना? और वहां पर लिखा हुआ है कि सर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कैसे होगा? गवर्नमेंट कंपनी, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर। करेक्ट? सर एलएलपी भी तो कॉर्पोरेट फॉर्म है, तो यहां पर भी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट के लिए कुछ प्रोविजन है क्या? बोले जी सर बिल्कुल है, लेट अस स्टडी देम। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, यहां पर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होने वाला है सर? वापस वही दो चीजें करेंगे, एक्चुअली तीन करेंगे बेसिकली। 139, 1, 5, 6, 7 ये तो था ही, फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, गवर्नमेंट ऑडिटर, अदर देन गवर्नमेंट ऑडिटर, और फिर 8 भी था, कैजुअल वैकेंसी। तो तीन चीजें होती है, फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर एंड कैजुअल वैकेंसी। यहां पर वही है कि सर फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा और कौन करेगा, कब होगा, वो देखना है। उसके बाद सब्सीक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, कौन करेगा, कब होगा, ये देखना है। एंड द लास्ट वन इज गोइंग टू बी इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी, इसमें कैसे होगा ऑडिटर का अपॉइंटमेंट। राइट, दिस आर द थ्री थिंग्स विच वी आर गोइंग टू कवर। फर्स्ट ऑडिटर के लिए उन्होंने क्या बोला? सर फॉर फर्स्ट ऑडिटर दे सेड, अच्छा पहले तो फर्स्ट ऑडिटर पे जाने से पहले, जैसे हम लोग जानते हैं ना कि भाई इफ इट कम्स टू कंपनी, वहां पर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट का डिफरेंशिएट है। मतलब कंपनी के केस में एक होता है इक्विटी शेयर होल्डर, जो कि असली में मालिक है, और दूसरा कौन होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हु आर गोइंग टू बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ मैनेजमेंट। दोज आर द वन हु कैरी ऑन द बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर्स और द ओनर्स। करेक्ट? तो वहां पर दो अथॉरिटी, एक होता है मैनेजमेंट, दूसरा होता है ओनर्स। सर एलएलपी के केस में कितनी अथॉरिटीज है? वापस एलएलपी के केस में दो अथॉरिटीज है। एक तो पार्टनर्स है, सारे के सारे मिलके पार्टनर्स जो एलएलपी में पार्टनर्स पार्टनर्स के तौर पे ऐड हुए हैं। एंड दी अनदर अथॉरिटीज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, डीपी।
ऐसा भी पढ़ा होगा सर। हु आर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स? बेसिकली डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring ऑल द compliances ऑन बिहाफ ऑफ एलएलपी, है ना सर। सारे के सारे, फॉर एग्जांपल चार पार्टनर है, ए बी सी डी, और चार पार्टनर्स मिलके बिजनेस कर रहे हैं एलएलपी के फॉर्म में, तो सर वो चार पार्टनर हो गए। लेकिन सर ए एंड बी, ये दो लोगों ने जिम्मा उठाया है कि सारे के सारे जो कंप्लायंसेस है ना एलएलपी के रिगार्डिंग, सर वो हम लोग देखेंगे। तो कैन यू से कि सर उस समय पे जो पार्टनर्स है दे आर एक्टिंग एज ओनर्स, जैसे कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर होता है, ओनर्स होता है, वैसे ही सारे पार्टनर्स ओनर्स है। जैसे कंपनी के केस में मैनेजमेंट होता है, हु आर रिस्पॉन्सिबल टू एंश्योर कंप्लायंस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर्स, बिल्कुल वैसे एलएलपी में भी मैनेजमेंट के तौर पे कौन है? मैनेजमेंट नहीं, बट स्पेसिफिकली फॉर कंप्लायंस। बाकी बिजनेस का मैनेजमेंट सारे पार्टनर्स मिलके करेंगे, बट स्पेसिफिकली फॉर कंप्लायंस सर वो जो मैनेजमेंट वाला अथॉरिटी है वो किसके पास है? दैट इज विद द डेजिग्नेटेड पार्टनर सर, क्योंकि सारे के सारे कंप्लायंस, जो भी लीगल कंप्लायंस है वो सब कुछ उनको करने हैं। सिंपल सी बात है ना सर, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट इज ऑल्सो नथिंग एल्स बट कंप्लायंस, है ना, लॉ का कंप्लायंस ही है। तो सिंपल सी बात है, वो भी कौन करेगा सर? डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो ये तो साफ है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर हमेशा ही कौन करेगा? हमेशा ही इट विल बी डन बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर इन ईच एंड एवरी केस, चाहे वो फर्स्ट ऑडिटर हो, चाहे वो सब्सिक्वेंट ऑडिटर हो, या चाहे वो कैजुअल वैकेंसी हो, राइट। हर एक केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ही ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करेंगे। सर सवाल ये है कब होगा? तो हम जानते हैं कंपनी के केस में फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर यहां पर क्या है पता है, एलएलपी के केस में इंटरेस्टिंग, उन्होंने बोला सर कभी भी कर लो, लेकिन बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। भाई जिस फाइनेंशियल ईयर में तुम इनकॉर्पोरेट हुए हो, जहां पर तुम्हारा साल खत्म होने वाला है, सर साल खत्म होने से पहले कभी भी फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कर लो। बोले ओके सर। सब्सिक्वेंट ऑडिटर के बारे में क्या सिनारियो है? वहां पर समझे थे सर एजीएम में होगा, करेक्ट, वहां पर समझे थे एजीएम में होगा। सर यहां पर क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला सर सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हमेशा ही इट शुड बी डन एटलीस्ट 30 days बिफोर, एटलीस्ट 30 days बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल। यानी कि सर अगर पहला ही साल है तो आप 31 मार्च से पहले कभी भी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कर सकते हो। अगर पहला साल नहीं है, उस सिचुएशन में सर हमेशा कैन यू से 31 मार्च से 30 दिन पहले, यानी कि 1 मार्च तक, 1 मार्च तक आपका उस साल का ऑडिटर तय हो जाना चाहिए। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, बाद में भी तो रख सकते हैं ना? नहीं रख सकते। कंपनी के केस में ना 30 सितंबर तक एजीएम हो सकता है, और एजीएम के बाद ही आपको एनुअल फाइलिंग करना है। बट व्हेन इट कम्स टू एलएलपी, तो आप एलएलपी के केस में देखो, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी तो ठीक है, उसके लिए टाइम दिया, बट एनुअल रिटर्न जो है आपका एलएलपी का, वो सर 60 दिन के अंदर अंदर तो फाइल करना है, 30 मई तक तो फाइलिंग हो जाना चाहिए, है ना। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि सर साल खत्म होने से पहले ही अगर ऑडिटर अपॉइंट हो जाएगा तो वो सब चीजें चेक करेगा, सब एग्जामिन करके, रिव्यू करके, ऑडिट करके, उसके बाद रिपोर्ट देगा। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर सुधारने हैं तो वो ऑब्वियसली रिकमेंडेशंस देगा, एंड अकॉर्डिंगली आप 30 मई तक ये फाइलिंग कर पाओगे। लॉजिक के साथ समझ में आ रहा है कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट यहां पर इतना जल्दी क्यों, है ना। और सर कैजुअल वैकेंसी के लिए कुछ टाइम पीरियड दिया क्या? सर जी नहीं, देर इज नो टाइम पीरियड गिवन, नो टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड। यानी कि सर कैन यू से कि अगर कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं है तो हम लोग ये समझते हैं कि भाई इसी दौरान वो हो जाना चाहिए, अगर 1 मार्च से पहले ही वो रिजाइन कर दे। और अगर 1 मार्च के बाद करता है तो सर जितना हो सके उतना जल्दी करना पड़ेगा, बिकॉज 30 मई तक कुछ भी करो तुमको एनुअल रिटर्न तो फाइल करना ही है। गेटिंग क्लियर, है ना भाई। सो दैट्स योर सिंपल प्रोविजन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। लेकिन सर यहां पर एक दिक्कत है, हम लोगों ने ना कंपनीज एक्ट में पढ़ा था कि यार प्राइमरी अथॉरिटी जैसे फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। लेकिन सर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कर पाए तो 30 दिन के अंदर, तो सर ऐसा कुछ था कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कर पाए तो मेंबर्स कर लेंगे, ऐसा कुछ याद आ रहा है? सर यहां पर भी तो ऐसा हो सकता है ना कि फर्स्ट ऑडिटर हो या सब्सिक्वेंट ऑडिटर हो या कैजुअल वैकेंसी हो, तीनों में से किसी भी सिनारियो में सर व्हाट इफ डेजिग्नेटेड पार्टनर
fails to appoint auditor. If designated partner fails to appoint auditor, in that case क्या होगा सर? दे आर सिंपली सेइंग कि सर अगर ये लोग भूल गए तो मालिक कर लेंगे, है ना? यानी कि ऑल पार्टनर्स shall appoint the auditor. बोलो एवरीवन, क्लियर? दिस इज योर ऑडिटर अपॉइंटमेंट वाला प्रोविजन पूरा का पूरा। क्लियर है भाई सबको? Yes. Okay. Great. And now we are moving on to the last topic of LLP audit. And that topic says duties of auditor. बोले सर एज अ ऑडिटर आपकी क्या ड्यूटीज होने वाली है वहां पर, आपको क्या क्या फर्ज निभानी है? उन्होंने बोला सर सिंपल सी चीजें हैं, टोटल 4 चीजें बताई है सिर्फ, और वो भी बहुत सिंपल है। सर सबसे पहला तो एज अ ऑडिटर आप वहां पर गए तो आपको क्या करना चाहिए? सर जैसे कंपनीज एक्ट में होता है, कंपनी के ऑडिट में, सर जैसे पार्टनरशिप के केस में भी पड़ा था, बिल्कुल वैसे एलएलपी के केस में भी होगा। क्या लेना है आपको सर? सबसे पहले वहां पर जाके चाय नहीं, एंगेजमेंट लेटर लेना है। ठीक है? सबसे पहले एंगेजमेंट लेटर साइन करवाओ और उनसे वो एंगेजमेंट लेटर ले लो, ताकि एक प्रूफ रहे, एक सॉलिड एविडेंस रहे कि हाँ आपका अपॉइंटमेंट हुआ था। और वो अगर अपनी बात से मुकर जाए पेमेंट करने से आपके रेम्यूनरेशन का, तो यू कैन गिव अ फाइट बैक टू दैट। तो ठीक है, एक तो एंगेजमेंट लेटर ले लिया। अब एंगेजमेंट लेटर पढ़ने के बाद क्या, मतलब साइन करवाने के बाद क्या? तो दे आर सेइंग उसके बाद क्या करने का? कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट पढ़ने का। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट क्या है? एलएलपी एग्रीमेंट, है ना? अच्छा, एलएलपी एग्रीमेंट से आपको उसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह सब कुछ पता लग जाएगा। बोले ठीक है सर, इसके अलावा और कुछ करना है क्या? उन्होंने बोला हाँ सर, इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो है एलएलपी के वो कहां पर लिए जाते हैं? सर वो ऑब्वियसली पार्टनर्स या डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की एक मीटिंग होती होगी, जैसे बोर्ड मीटिंग होती है वैसे कंपनी के केस में, तो वो मीटिंग्स में लिए जाते हैं। जैसे कंपनी में बोर्ड मीटिंग का मिनट्स बनता है, बिल्कुल वैसे एलएलपी के केस में भी जो भी मीटिंग्स हुई है, जो भी डिसीजन लिया गया है, सर उसका भी मिनट्स बनेगा। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो सर? उन मिनट्स को पढ़ सकते हो। तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग को वेरीफाई करो। एंड लास्ट सर, ये सब कुछ वेरीफाई करने के बाद आपको आखिर में क्या करना है? रिपोर्टिंग। और रिपोर्टिंग हम जानते हैं कैसे होता है, इन द फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। दैट्स इट। एलएलपी के, अच्छा इसमें ना थोड़े सब पॉइंट्स भी दिए हैं। अब सब पॉइंट्स में क्या होगा? जैसे एलएलपी के एग्रीमेंट में क्या आएगा? जो पार्टनरशिप डीड में आपने सारे सब पॉइंट्स नहीं लिखे थे भाई, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड और नॉट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू बी पेड और नॉट, अगर डिस्प्यूट हुआ तो कहां पर जाएंगे सबसे पहले, किसका अथॉरिटी होगा, रेम्यूनरेशन देना है कि नहीं देना, लोन लिया है पार्टनर से तो कितना इंटरेस्ट उनको देना है। सर दैट एवरी सिंगल थिंग जो पार्टनरशिप डीड में होता है वही तो एलएलपी एग्रीमेंट में होता है, और वही सारे सेम कंटेंट्स आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। प्रेटी सिंपल। समझ रहे हो भाई? चैप्टर 9 बहुत आसान, बहुत 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 आसान। थोड़ा लॉजिक के साथ करोगे ना तो आपको आराम से याद रह जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। खैर इसी के साथ अपना एलएलपी ऑडिट यहाँ पर होता है समाप्त। भाई ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर आपको पूरा समराइज करके नोट्स के फॉर्म में तो समझा ही रहा हूँ, बट अलोंग विद दिस यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू रीड दिस फ्रॉम द मॉड्यूल। तो अपना वो वाला कंसेप्ट सिंपल है, क्लास में पढ़ रहे हैं, साथ साथ में आपका मॉड्यूल ओपन होना चाहिए, और उसके उसके साथ भी आपको साथ साथ में क्रॉस वेरीफाई करना है और अपने हिसाब से पढ़ते रहना है। करेक्ट? जहां पर जरूरत लगेगी मुझे कि आपको ले जाना पड़ेगा मॉड्यूल में, तो यहाँ पर साइड में मेरे पास भी मॉड्यूल ओपन है, वी विल गो टू दैट पार्ट। खैर फिलहाल तो एलएलपी ऑडिट हमारा खत्म हो चुका है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑडिट ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। सर क्या बात कर रहे हो? हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना, ऑडिट ऑफ एनजीओ। एनजीओ और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन दोनों एक ही नहीं होता क्या? दोनों एक ही नहीं होता क्या? चलिए, दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली। एनजीओ एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, क्या ये दोनों एक होता है, हाँ या ना? नो समथिंग, चलो। एनजीओ इज ब्रॉड, अच्छा एनजीओ इज हैविंग अ ब्रॉडर कंसेप्ट, ठीक है। गुड पार्ट, बिल्कुल सही।
charitable is a part of NGO. Absolutely correct. Sir, charitable institution is always a NGO, but every NGO is not a charitable institution. सर फर्क क्या है? वेरी गुड आंसर पार्थ. सर फर्क क्या है? एनजीओ बेसिकली उसका काम क्या है कि वो कभी भी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता और वो सब कुछ करेगा. मतलब वो चैरिटी भी देगा, वो रिलीजियस काम भी कर सकता है. सर वो आपके जो भी मॉन्यूमेंट्स है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, उनके प्रिजर्वेशन के लिए भी काम कर सकता है, एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए भी काम करते हैं. राइट. इवन उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज आते हैं, जैसे प्रमोशन ऑफ साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स एंड सो कल्चर, ठीक है, स्पोर्ट्स, वो सब भी आता है. सर वो सब चैरिटी नहीं है. लेकिन चैरिटी क्या है? चैरिटी मीन्स कि you are specifically donating either in cash or kind. You are helping out people in cash or kind. That is basically called charity. है ना? Charity is a part of NGO. You can say that it is one of the function of NGO. लेकिन अगर कोई ऐसा NGO है जो सिर्फ चैरिटी करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? It will be a charitable institution. ठीक है. अच्छा ठीक है, प्रेटी सिंपल चीज, लेकिन ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना जरूरी है भाई. नहीं तो क्या है ना, तुम लोग एग्जाम के आगे जब ये पढ़ने बैठती हो ना, तब दिमाग में ये सब फालतू चीजें आती है. बोले सर अभी तक पढ़ तो लिया, सर ने पढ़ा लिया था, लेकिन साला एनजीओ और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन तो एक ही नहीं हुआ. नहीं सर, एक नहीं हुआ. ठीक है, थोड़ा सा माइनर सा नॉमिनल डिफरेंस है. चलिए, अभी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में क्या क्या पढ़ेंगे? याद है लास्ट लेक्चर में ना मैंने आपको एक फॉर्मेट काइंड ऑफ चीज दिया था कि उस फॉर्मेट में आप रखोगे ना, आपका सारा का सारा जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी है उन सब का ऑडिट का आंसर आप यहां पर ला सकते हो. कहां पर लिखा था? फाइंड आउट दैट थिंग. ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, हाँ ये रहा. ये सर कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स को चेक करो, जनरल चीज बेसिकली है ना. उसके बाद इनकम एक्सपेंस यानी कि पी एंड एल आइटम, और उसके बाद बैलेंस शीट आइटम यानी कि स्टोर्स एंड इन्वेंटरी, फिक्स्ड एसेट, कॉर्पस. सर इतना चीजें आप करोगे ना तो आपका सारे के सारे किसी भी प्रकार का एंटिटी का ऑडिट का जितना भी कंटेंट है ना, वो सब कुछ आ जाएगा. है ना? ये किया था ना. सर नाउ वी आर प्रैक्टिकली गोइंग टू अप्लाई दिस सेम कंसेप्ट एंड सेम क्राइटेरिया टू ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. चलिए, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से शुरुआत करेंगे. चैरिटी चैरिटी चैरिटी. हम्म. चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन सबसे पहले क्या होता था सर? कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट ना, यहां पर भी वही है. व्हेन इट कम्स टू, अच्छा पहले हेडिंग लगा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो. चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के ऑडिट की बात करें सर हम लोग, तो सर उसमें सबसे पहले उन्होंने क्या बोला पता है? जनरल चीजें. अब सर जनरल चीजें में क्या होता है? यानी कि सर इट इज नॉट स्पेसिफिक. ये चीजें तो होता ही है हर बार. सर क्या क्या चीजें होती है जनरल में? चलिए देखते हैं. बहुत सिंपल सी चीजें बताई है. जैसे सबसे पहले सर उसका कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट. सर कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, या तो वो ट्रस्ट के फॉर्म में इंकॉर्पोरेट हो सकता है, या तो वो एओपी बीओआई हो सकता है, या तो फिर वो सोसाइटी के फॉर्म में हो सकता है. सर अपना जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है वो कौन से फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हुआ है, उसके हिसाब से उसका कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट होगा. सर उस कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट को पढ़ो, उससे आपको उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पता लग जाएगा कि वो बनाया क्यों गया है. ठीक है? बोले ठीक है सर. इसके अलावा आप ये समझो कि उनको कौन से लॉज एप्लीकेबल है. बोले सर ये जानना क्यों जरूरी है? भाई ये जानना इसलिए जरूरी है कि इन ऑडिट वी नो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज एंश्योरिंग कंप्लायंस विद द लॉ. आपको लॉ पता तो हो कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल है, तभी जाके आप चेक कर पाओगे कि लॉ का कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ है. ठीक है सर. इसके अलावा सर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो फॉर प्रॉफिट हो, चाहे वो नॉट फॉर प्रॉफिट हो, चाहे वो चैरिटी हो, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो कंपनी, राइट, वट एवर. सर हर एक एंटिटी को जरूरत पड़ती है एक साउंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की. और यहां पर उन्होंने वही बोला कि सर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ढंग का लगाया गया है क्या, ये आप चेक करिए. और इसके अलावा उनके इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्योंकि उन्होंने खुद के लिए कुछ इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया है, तो वो भी चेक करो. कैन यू से कि सर ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में होता है, ये हर एक प्रकार के इंस्टीट्यूशन में आप ये चार चीजें तो करते ही हो चेक.
इसीलिए उसका नाम भी क्या दिया है, जनरल। ठीक है। अच्छा ठीक है सर, ये हो गया। तो अपना पहला पॉइंट था सर कॉन्स्टिट्यूशन वाला, वो हो गया जनरल, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जनरल वाला, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें सारी की सारी देख ली, ठीक है सर। उसके बाद हम कहां पर जाते थे, पी एंड एल। पी एंड एल में क्या होता था, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, है ना सर। यहां पर इनकम एंड एक्सपेंस नहीं, लेकिन रिसीट्स एंड पेमेंट्स, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, करेक्ट। तो सर अब हम जाते हैं इनफ्लोज की ओर। अच्छा, इनफ्लोज में क्या क्या चीजें आएगी, ये आपने वो एनजीओ के केस में भी बताया था, वही सब चीजें आएगी यहां पर भी। कि सर अगर एनजीओ कुछ काम कर रहा है या चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को कुछ काम कर रहा है, तो उसके पास पैसे कहां कहां से आ सकते हैं, यस भाई, पैसे कहां कहां से आ सकते हैं। सर पहला तो मेंबरशिप फी, सब्स एंड डोनेशन, सब्स यानी सब्सक्रिप्शन, अच्छा ओके, हाँ सब्सक्रिप्शन करेक्ट, हाँ गॉट इट। सब्सक्रिप्शंस मतलब क्या, जैसे मैंने बताया था वो एनुअल या लाइफ टाइम मेंबरशिप होता है ना, एनुअल या तो लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस के तहत आता है, बोले ठीक है सर। इसके अलावा डोनेशंस, एब्सोल्युटली करेक्ट सर, डोनेशंस आते हैं। इसके अलावा देयर वाज वन वेरी गुड पॉइंट व्हिच वाज रेज्ड, लीगेसीज, है ना, वो किसी की याद में पैसे लिखवाते हैं, काइंड ऑफ डोनेशन, बट हाँ उसको स्पेसिफिकली अलग पॉइंट दिया गया है, लीगेसीज। फिर इसके अलावा ग्रांट्स, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड आंसर। गवर्नमेंट के पास से ग्रांट्स आते हैं सर, अच्छे काम में गवर्नमेंट हमेशा मदद करती है थियोरेटिकली। सर उसके बाद इन्वेस्टमेंट इनकम, करेक्ट, अगर कुछ आइडल फंड्स पड़े हैं तो उसको वो लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, तो इन्वेस्टमेंट में से कुछ इनकम आ जाती है, इन्वेस्टमेंट इनकम। सर इसके अलावा ये ना चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के बाद कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, और वो प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ा देते हैं, तो अगेन रेंटल इनकम। गेटिंग क्लैरिटी, ये सारे पॉइंट्स हो गए आपके इनफ्लोज वाले। सर यहाँ पर वही पॉइंट्स बताया है, ओके ठीक है सर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था, सर इनफ्लोज हो गया, अब आउटफ्लोज की बात करेंगे, है ना, आउटफ्लोज हो गए। तो सर आउटफ्लोज कैसे होंगे, चलिए सर, आउटफ्लोज में क्या क्या चीजें आएगी, क्या क्या हो सकता है आउटफ्लोज में। यस भाई, आउटफ्लोज कहाँ कहाँ पर होंगे सर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के, उसमें क्या क्या चीजें चेक करेंगे। तो सर समझो, आउटफ्लोज तो क्या होंगे, अच्छा आशा सिंह कैपेक्स, ठीक है करेक्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होंगे। बट समझो अभी ना, जैसे इनफ्लोज के लिए ना हम लोग अलग अलग चैनल्स को लिख सकते हैं कि भाई यहाँ यहाँ से इनफ्लोज आ सकते हैं, लेकिन आउटफ्लोज तो हम जानते हैं सर दो ही चीजें हो सकती है। एक कैपेक्स, एज करेक्टली पॉइंटेड आउट बाय आशा, कि सर हाँ हम लोग अगर कुछ चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना है फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्वियसली फर्दरेंस ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव, तो वो लोग खरीदेंगे, या तो फिर कुछ असेट्स खरीदने हैं तो वो खरीदेंगे। बट वो सब कुछ किसके लिए होगा, सेकेंड पार्ट बीइंग expenditures for the sake of furtherance of the objectives of the charitable institute, यानी कि सर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, चैरिटी करने के लिए वो लोग खर्चा करेंगे, तो उसमें ना अलग अलग पॉइंट्स नहीं बन सकते। तो आउटफ्लोज के लिए हमेशा क्या करने का पता है, आउटफ्लोज को चेक कैसे करेंगे, यहां पर पॉइंट क्या बनेगा सर, आउटफ्लो को चेक कैसे करेंगे। सर कैसे चेक करेंगे बताओ, कोई भी आउटफ्लो हो उसको चेक करने के क्या क्या तरीके हैं और क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। चलो भाई, पॉइंट बाय पॉइंट, आई वांट आंसर्स। एक्सपेंडिचर फॉर चैरिटेबल प्रोग्राम, करेक्ट पार्ट, सब जगह पे वही होगा। बैंक पेमेंट्स, एब्सोल्युटली सर, सबसे प्राइमरी ड्यूटी क्या है, जहां तक पॉसिबल हो सर, अगर एक्सपेंडिचर बैंक से हुआ है ना तो बेस्ट है। क्यों पता है, क्योंकि अगर बैंक से खर्चा हुआ है ना, तो उसका प्रूफ बैंक स्टेटमेंट खुद दे देगा कि देख भाई सच में आउटफ्लो हुआ है, राइट। सो सर बैंक पेमेंट्स, ये एक सबसे बड़ा एविडेंस है, बोले ठीक है सर। अगर इसके अलावा कैश पेमेंट्स हुए तो क्या, तो सर हम जानते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए, कोई भी खर्चा हुआ हो उसके लिए वाउचर्स या इनवॉइसेस की जरूरत है, करेक्ट सर, वाउचर्स या इनवॉइसेस चाहिए हमेशा, बिल्स, करेक्ट नेहा।
सो वाउचर्स, इनवॉइसेस और यू कैन से बिल्स, एब्सोल्युटली। अच्छा, इसके अलावा और कुछ आउटफ्लोज में ध्यान रखने लायक? तो सारा खर्चा कैसा होना चाहिए? ऑथोराइज्ड होना चाहिए। हम जानते हैं वहां पर भी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो क्या कोई भी बंदा कुछ भी खर्चा कर सकता है क्या? नहीं सर, देयर इज एन ऑथोराइज्ड पर्सोनल। और हमेशा जो भी चैरिटी ही क्यों ना हो सर, वो सच में चैरिटी के लिए ही जा रहा है ना, वो एंश्योर करने के लिए खर्चा करने का अधिकार एक ऑथोराइज्ड पर्सोनल को होता है, और उसी ने वो सैंक्शन किया हुआ होना चाहिए। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे आर सेइंग इन केस ऑफ आउटफ्लोज, कि सर हमें क्या चाहिए? ऑथोराइज्ड एक्सपेंडिचर्स है कि नहीं, सर उसको इंश्योर करना पड़ेगा। बोले ठीक है सर। इसके अलावा और कुछ ध्यान में रखना है क्या आउटफ्लोज के केस में? तो नाउ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने ना आपको समझाया था, पता है, जैसे ग्रांट, AS 12 में भी पढ़ा होगा अकाउंट्स में, कि सर ग्रांट दो प्रकार की होती है, जनरल ग्रांट एंड स्पेसिफिक ग्रांट। सर अगर पैसा आया है जनरल ग्रांट के फॉर्म में, तो आप उसको कहीं पर भी यूज करो, लेकिन अगर पैसा आया है स्पेसिफिक ग्राउंड के तहत, स्पेसिफिक ग्रांट के तहत, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर ग्राउंड के लिए, तो सर क्या आप उसको कहीं पर भी यूज कर सकते हो? नहीं सर। उस सिचुएशन में एज अ ऑडिटर हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी आउटफ्लो हुआ है एज अगेंस्ट द स्पेसिफिक ग्रांट, इट नीड्स टू बी यूटिलाइज्ड अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक पर्पस ओनली, है ना। एंड लाइकवाइज, ये तो ग्रांट की बात हुई, सिमिलरली डोनेशंस भी होते हैं। कुछ डोनर्स होते हैं ना, वो स्पेसिफिकली हमें बता के डोनेशन देते हैं कि भाई देख, मैं आपको 1 लाख रुपए लिखवा रहा हूं, लेकिन ये 1 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ गरीब बच्चों के एजुकेशन के लिए ही चैरिटी में जाने चाहिए, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं। तो सर क्या आप उसको वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लगा सकते हो? क्या आप उसको भूखे बच्चों को खिलाने के लिए लगा सकते हो? नहीं सर, उन्होंने स्पेसिफिकली बोला हुआ है ये पैसा जाना चाहिए सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए, तो सर वो एजुकेशन के लिए ही गया हुआ होना चाहिए। दैट्स एग्जैक्टली इन द आउटफ्लोज वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ, वी आर रिक्वायर्ड टू चेक, वी आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन कि भाई अमाउंट्स received against specific purpose shall be utilized for that specific purpose only। समझ में आ रहा है भाई? एवरीवन गेटिंग क्लैरिटी? यही है सर, यही ध्यान में रखना है। बोलो ठीक है। तो ये 3 पॉइंट क्लियर है। जनरल पॉइंट हो गया, इनफ्लोज हो गया, आउटफ्लोज हो गया। बोले ठीक है सर। अब क्या था? अब क्या था सर? उसके बाद था बैलेंस शीट आइटम। बैलेंस शीट आइटम में क्या क्या होता है सर? दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बैलेंस शीट आइटम में, और वो क्या होता है? थर्ड, फोर्थ पॉइंट। फिर उसके बाद होता है इन्वेंट्री, है ना। लेकिन सर क्या यहां पर इन्वेंट्री लागू पड़ेगा चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में? चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में लागू पड़ेगा क्या? जी हाँ सर, बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं। चैरिटी कर रहे हो तो हो सकता है तुम्हारे पास कुछ ना कुछ स्टॉक पड़ा हो, फूड का पड़ा हो या स्टेशनरी का पड़ा हो या वट एवर द थिंग्स कुड बी, राइट। तो इन्वेंट्री के लिए कुछ लिखना तो है नहीं कि सर हाँ इन्वेंट्री का फिजिकल रिकंसिलिएशन करना है। एंड सर द लास्ट वन क्या होगा? असेट्स, फिक्स्ड असेट्स। फिर यहाँ पर फिक्स्ड असेट्स के लिए कुछ करना है क्या? जनरली ना चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में कैपेक्स एक्सपेंडिचर बहुत कम होता है व्हेन इट कम्स टू चैरिटेबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ चैरिटी करनी है उनको और कुछ नहीं, राइट। सो इधर ये वाला पॉइंट लागू नहीं पड़ेगा। नाउ दिस इज अ जनरल लॉजिक। तो बचते हैं हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये चार, एंड दैट इज व्हाट दे हैव गिवन। अब सर इसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं। चलिए यही बताया है क्या? हाँ सर बिल्कुल वही है। देखो सबसे पहला जनरल पॉइंट है। जनरल पॉइंट क्या है सर? कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ो, ठीक है सर, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट हो गया। सर लॉ, किस लॉ के तहत वो इनकॉर्पोरेट हुआ है उसको समझो, है ना। सर उसके बाद इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को देखो, बोले ठीक है सर। उसके बाद हाँ, सारा का सारा पैसा रेगुलरली बैंक में जमा हुआ है कि नहीं वो देख लो। एग्जामिन द ट्रस्ट डीड और रेगुलेशन, यानी कि इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने जो भी बनाए हैं। डन सर, ठीक है। इसके बाद सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन। अच्छा, अब ये इनफ्लोस शुरू हो गया। डोनेशन कैसे, मतलब इनफ्लोस कैसे आ सकते हैं?
तो सब्सक्रिप्शन, एनुअल या लाइफ टाइम मेंबरशिप से, डोनेशन से आ सकते हैं। इसको डिटेल में पढ़ते हैं, ऑफिशियल रिसीट्स, दिस इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन उस पर बाद में आते हैं। तो उसके बाद लीगसीज हो गया, ग्रांट्स हो गया। ग्रांट्स को कैसे वेरीफाई करेंगे? गवर्नमेंट ग्रांट आता है तो गवर्नमेंट एक सैंक्शन लेटर छापेगा या तो फिर एक सर्टिफिकेट टाइप करके देगा, सर वो सर्टिफिकेट या उससे तुम चेक कर सकते हो। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इनकम, सर डिविडेंड, इंटरेस्ट, है ना, वही सब चीजें हैं। देखो यहाँ पर एक्स डिविडेंड, कम डिविडेंड, वो जो आपने AS 13 किया होगा इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग, उसी के रिगार्डिंग सारे पॉइंट्स बताया है। सर नेक्स्ट इज रेंटल इनकम। जैसे मैंने बताया कि उनका कुछ प्रॉपर्टी होता है, अगर होता है तो खरीदते हैं तो उसको रेंट पे चढ़ा देते हैं, तो वहां से रेंटल इनकम आता है। अगेन दैट इनकम इज यूज फॉर चैरिटी, करेक्ट, वही पॉइंट आ गया। सो स्पेशल फंक्शन, ये क्या है? स्पेशल फंक्शन यानी कि जैसे मैंने बताया था, स्पेशल फंड रेजिंग प्रोग्राम होते हैं। स्पेशल फंड रेजिंग प्रोग्राम यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल एक कैंपेन चालू कर दिया, मैंने आई थिंक एग्जांपल भी दिया होगा, जैसे क्लीन गंगा कैंपेन। कभी क्लीन गंगा कैंपेन में क्या होगा, वहां पर पैसे उठाएंगे लोगों से, हाँ सर पैसे डोनेशन के तौर पे उठाए जाएंगे लोगों से, लेकिन वो स्पेसिफिकली किसके लिए होंगे? फॉर दैट प्रोजेक्ट, क्लीन गंगा प्रोजेक्ट। इसके अलावा वो किसी भी चीज के लिए पैसा नहीं लेंगे किसी से भी। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, स्पेशल फंक्शन, यानी कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही सिर्फ उनसे फंड रेजिंग प्रोग्राम के तौर पे पैसे उठाए जाते हैं। तो दैट इज स्पेशल फंक्शन के तहत आ सकते हैं। नेक्स्ट ITR रिफंड, जनरली ना इनका TDS कट जाता है, लेकिन क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के तहत सेक्शन 12 है ना, उसके तहत इनको एग्जेम्पशन दिया गया है इफ दे आर रजिस्टर्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट, तो फिर उनको वो सारा का सारा रिफंड आ जाता है। एंड अलॉन्ग विद रिफंड 0.5% पर मंथ, यानी कि 6% पर एनम के तौर पे उनको इंटरेस्ट भी दिया जाता है। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि इनकम टैक्स रिफंड के ऊपर भी उनको इंटरेस्ट मिलता है, और वो भी इनकम ही हुआ, लेकिन वो बहुत नॉमिनल होता है। सो दिस इज द इनफ्लो, है ना, सारे के सारे इनफ्लो। और सर उसके बाद एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंडिचर्स में क्या क्या लिखा देखो सर। अगर ग्रांट है तो स्पेशल पर्पस के लिए है, तो स्पेशल पर्पस के लिए जाना चाहिए, राइट। फिर उसके बाद इन्वेंट्री है, तो इन्वेंट्री को चेक करो। अच्छा, उन्होंने एक्सपेंडिचर में ही इन्वेंट्री को इन्वॉल्व कर दिया है, ठीक है, हमने इन्वेंट्री को अलग से लिखा है, दैट इज इट। फिजिकल वेरिफिकेशन करो, करेक्ट। सर उसके बाद कैश एंड बैंक पेमेंट, हमने समझ लिया, बैंक पेमेंट है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कैश पेमेंट है तो उसके लिए हमें चाहिए वाउचर्स। एंड द लास्ट वन, स्पेशल पर्पस के लिए अगर फंड आए हैं तो वो उसी पर्पस के लिए यूज होने चाहिए। एंड दैट शुड बी द एंड। सी, बोलो भाई समझ में आ रहा है? हमने ये जो फॉर्मेट बनाया है ना सर, इस फॉर्मेट में अगर आप डाल दोगे ना भाई, तो आपका आंसर ऑलमोस्ट आ जाएगा, 99% आ जाएगा। 1% थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार का एंटिटी है उसके हिसाब से थोड़ा सा सेट, जैसे हमने यहाँ पर समझा कि सर फिक्स्ड एसेट जनरली इतना हाई लेवल पे नहीं आता, राइट, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में, तो उसको हमने हटा दिया। सर अब ना इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर है, इस पर्टिकुलर चैरिटेबल इंस्टीट्यूट के केस में, कि सर अगर आपका कुछ डोनेशन आता है या सब्सक्रिप्शन आता है, स्पेसिफिकली डोनेशंस की बात करेंगे हम लोग। सर अगर कुछ डोनेशन आता है, जैसे कहीं कभी आपने डोनेशन दिया है क्या कहीं पर? आपने या आपके फैमिली में से कहीं पर भी डोनेशन दिया हुआ है क्या? दिया ही होगा ऑफ कोर्स, कहीं ना कहीं, है ना। कहीं नहीं तो एटलीस्ट मंदिर में भी कहीं पर पैसा लिखवाया होगा। तो सर जब भी तुम लोग पैसा डोनेट करते हो ना, तो सामने से आपको क्या मिलता है? एक रिसीट मिलता है। क्या मिलता है सर? एक रिसीट मिलता है। सर ये रिसीट क्या है? दिस रिसीट इज बेसिकली एविडेंस कि आपने ये पैसा दिया है ना। आपके लिए एविडेंस है कि आपने डोनेशन दिया। हम जानते हैं कि सर हमें कौन सा एविडेंस चाहिए? भाई एविडेंस आपको नहीं चाहिए, लेकिन उनको तो रखना पड़ेगा ना, क्योंकि ज्यादातर डोनेशंस जो होते हैं ना वो कैश में आते हैं, कि सर हमारा तरफ थी 101 रुपया, या मेरे ओर से 501 रुपये या 1101 रुपये। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? सर वो कैशियर जो बैठा हुआ है, अगर वो कैश लेके भाग गया तो वो डर तो हमेशा ही होता है। इसीलिए पर जो भी पैसा आता है कैश के तहत या बैंक के तहत, तो सबका बनता है एक रिसीट। और वो रिसीट जो होता है वो दो तरीके से डुप्लीकेशन में बनता है। एक ओरिजिनल जो कि जो डोनर है उनको दिया जाता है, और दूसरा जो डुप्लीकेट ऑटोमेटिक बन जाता है बिकॉज ऑफ दैट इंक पेपर, सर वो रहता है इंस्टीट्यूट के पास, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट के पास, एज अ प्रूफ कि उनके पास इतना पैसा आया है, ताकि वो लोग उसको क्रॉस वेरीफाई कर सके कि भाई रिसीट्स हमारे पास 5,000 रुपए के हैं, तो क्या कैश ड्रॉवर में 5,000 रुपए पड़े हैं या नहीं पड़े हैं एट द एंड। गेटिंग क्लियर?
अच्छा, अब सर यहां पर वही बात है कि जो भी डोनेशन आते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चीजें चेक करनी पड़ती है. मेक श्योर दिस कुड बी आस्क्ड एज अ सेपरेट क्वेश्चन. दिस कुड बी आस्क्ड एज अ सेपरेट क्वेश्चन कि सर जो डोनेशन आते हैं उसके लिए क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है. तो देखो यार, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज कि एवरी डोनेशन रिसीव्ड शैल बी अगेंस्ट द ऑफिशियल रिसीट्स, है ना. तो रिसीट्स शुड बी generated or you can say prepared for every donation received. अगर रिसीट नहीं किया तो सर इंटरनल कंट्रोल फेल हो जाएगा और पैसा कभी भी आपको अकाउंट मैच नहीं होगा बेसिकली दोनों साइड पे. बोले सर ठीक है, इसके अलावा और कुछ? बोले हाँ सर बिल्कुल. और क्या चीजें हैं सर? ये जो रिसीट्स है वो कैसा होना चाहिए? अच्छा, रिसीट का एक बुक होता है, देखा है कभी रिसीट बुक? पूरा एक बुक ही होता है, बुकलेट. उसमें से वो खोलते हैं, रिसीट फाड़ के आपको दे देते हैं, फिर नेक्स्ट रिसीट फाड़ के आपको दे देते हैं. अभी आप अगर देखोगे ना तो उस रिसीट के ऊपर एक नंबर लिखा होता है, एक यूनिक नंबर. और सर वो यूनिक नंबर हमेशा सीरियली नंबर्ड होना चाहिए. क्यों सीरियली नंबर्ड? तो उसका भी एक रीजन है. अभी ना लोग होशियार होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल आज एक कैशियर है, मिस्टर है. मिस्टर एक ने को किसी ने डोनेशन दिया कैश. उसने सामने रिसीट फाड़ के दे दी तो एक डुप्लीकेट रिसीट भी बन गया. अच्छा, अब वो क्या करेगा? अगर उसको पैसे चुराने ही है ना तो वो डुप्लीकेट रिसीट भी फाड़ के फेंक ही सकता है ना. किसको पता लगेगा? सर वही चीज पता लगाने के लिए क्या होता है, उसके ऊपर एक सीरियल नंबर होता है. जैसे पहला रिसीट है ना वो 1 है, उसके बाद वाला दूसरा रिसीट का नंबर 2 होगा, उसके बाद तीसरा का 3 ही होगा. क्यों? ताकि अगर उसने बीच में से फाड़ दिया ना तो नंबरिंग क्या हो जाएगा पता है? 1 उसके बाद 3 उसके बाद 4. तो सर चेकर को पता लग जाएगा कि बीच में से एक रिसीट गायब है, यानी कि सर छेड़छाड़ हुई है. इट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. और इसीलिए उन्होंने बोला कि सर ऑल द रिसीट्स shall be serially numbered. All the receipts shall be serially numbered. बोलो गेटिंग क्लियर? ठीक है सर. इसके बाद अच्छा, ये रिसीट बुक किसी के पास रह सकती है क्या? किसी के भी पास? बोले नहीं सर, अगेन दे आर सेइंग कैश कलेक्ट करने का यार, डोनेशंस कलेक्ट करने का अथॉरिटी किसके पास है? सर जिसके पास है उसी के पास ये रिसीट बुक रहना चाहिए. किसी भी आलतू फालतू लोगों के पास वो नहीं रह सकता, नहीं तो उसका मिसयूज हो सकता है कि वो ना किसी को भी पैसे लेके रिसीट्स फाड़ते फिरेंगे और पैसे उठाते जाएंगे. एंड दैट कुड बी यूज्ड फॉर अनऑथोराइज्ड पर्पसेस, राइट? दैट इज द रीजन व्हाई दे सेड कि सर रिसीट्स बुक, रिसीट्स और रिसीट बुक should be kept under custody of authorized personnel. किसी के भी पास नहीं रह सकता भाई, उसको ऑथोराइज्ड पर्सोनल के हाथ में ही रखना चाहिए. बोले ठीक है सर. इसके अलावा और कुछ करना है क्या? बोले हाँ सर. आपने रिसीट्स तो बना लिए, लेकिन चेक भी तो करना पड़ेगा ना, क्रॉस वेरिफिकेशन. सो ऑल रिसीट्स shall be cross verified with पेमेंट्स. जैसे मैंने बोला फिजिकल रिकंसिलिएशन, बेसिकली कि तुम्हारे पास कैश 5,000 है और रिसीट्स भी 5,000 के हैं तो सब कुछ सही है. लेकिन सर रिसीट्स 5,000 के, कैश सिर्फ 4,900 पड़े हुए हैं, तो सर 100 रुपए का घपला है. गेटिंग क्लियर? तो वो आपको चेक करना है, फिजिकल वेरिफिकेशन एट ईच एंड एवरी टाइम. दीज आर दी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. और इसके बाद रिसीट्स बुक तो हमेशा कस्टडी में रहने हैं ऑथोराइज पर्सनल की. एक और चीज कि सर देर आर सर्टेन अनयूज्ड रिसीट्स और अनयूटिलाइज्ड रिसीट्स. जैसे रिसीट बुक होती है ना, उसमें लेट से 100 रिसीट्स है लेकिन सिर्फ 80 रिसीट यूज हुए. तो अब वो जो बाकी का 20 रिसीट वाला बुक है उसको क्या करना पड़ेगा? लेट से साल चेंज हो गया और आप एक नया रिसीट बुक लेके आ गए हो कि सर नव बड़ी नवदा, ठीक है नया साल है, पहले से शुरुआत करेंगे, नई बुक लेके आए, 1 से शुरुआत करेंगे. तो सर पुराने साल का वो 20 रिसीट रह गया, उसका क्या? उसको कहीं पर भी रख सकते हो, उसको फेंक सकते हो? सर नहीं. अगर उसको फेंक दिया वापस वो किसी भी अनऑथोराइज पर्सनल के पास जा सकता है जो उसका यूटिलाइज करके लोगों में रिसीट बांट के वापस से पैसा उठा सकता है लोगों के पास से. दैट इज द रीजन व्हाई अगेन दे आर सेइंग कि अनयूज्ड रिसीट्स shall be appropriately disposed or
kept again under custody of authorized personnel. Getting clear? So these are your some things, some points which are important as a part of donation, and that is what they have given over here. Highlight करना भाई, ये सारे points तो है ही important, लेकिन ये जो है ना official receipts वाला point, this even could be asked as a separate individual question for 5 marks. बोलो भाई डन, समझ में आ रहा है सबको? और इट इज वेरी इजी, क्या बोलते हो? यस, ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अपना चैरिटेबल इंस्टीट्यूट तो खत्म हो गया भाई। अब नेक्स्ट क्या है सर? अब आती बारी आती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की, आप सबके फेवरेट। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बोले तो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बोले तो सर इसमें आ गया आपका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्टल्स, है ना? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उसमें क्या क्या चीजें आएगी सर? उसमें आएगा स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, एक्सेट्रा। फिर ये सारे के सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, अभी इनका ऑडिट करना है। चले भाई, शुरू करने से पहले वापस एक बार वही चीज करेंगे, अपने फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, सही है? चलिए, सबसे पहले क्या आएगा? अपना जनरल वाला पॉइंट, और वापिस से जनरल वाले पॉइंट में क्या करेंगे हम लोग? पर जनरल वाले पॉइंट में वही चीज आएगी। क्या चीज है? जैसे सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स को चेक करो। फिर ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं ना, वो जनरली ट्रस्ट फॉर्म में होते हैं, या तो फिर सोसाइटी फॉर्म में होते हैं, राइट? या तो फिर एओपी बीओआई के फॉर्म में होते हैं। सो वट एवर कुड बी द केस, सर उसका संविधान उठा के देख लो और उसमें पढ़ लो कि वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस प्रकार से बनाया गया है, राइट? वो चीजें चेक कर लिया, बोले ठीक है सर। इसके अलावा और कुछ यहाँ पर? बोले यस, सिंस दिस इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। वापस यहाँ पर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तो होगा ही होगा अनडाउटेडली, लेकिन इसके अलावा एक और चीज, जैसे कंपनी के केस में हम लोग समझते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग होता है, जैसे एलएलपी के केस में भी मिनट्स होता है, बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, उसमें भी मल्टीपल डिसीजंस लिए जाते हैं बाय द ट्रस्टीज और बाय द मैनेजिंग बोर्ड्स एंड बोर्ड मेंबर्स एंड एक्सेट्रा पर्संस, राइट? तो उसका भी हमें क्या करना पड़ेगा? मिनट्स पढ़ना पड़ेगा, जिससे हमें पता चल जाए कि भाई उन्होंने क्या क्या डिसीजंस लिए हैं ड्यूरिंग द ईयर, सो दैट we can decide whether it has got any impact on the audit implication. सिंपल, वेरी सिंपल। जनरल पॉइंट हो गया। अब सर नेक्स्ट क्या था अपना? इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, है ना? सर इनफ्लोज पे आ जाते हैं। चलिए भाई, इनफ्लोज, अभी आप लोग बताइए, आप लोग स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब जगह पे जाते हो या जाके आए हो स्कूल में, राइट? तो बताइए सर, कौन कौन से अलग अलग हेड्स के अंडर में आपसे पैसे वसूले जाते हैं? बताइए। सबसे पहला ग्रांट, एब्सोल्युटली करेक्ट सर। अगर गवर्नमेंट या ग्रांटेड है तो सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाएगा? ग्रांट्स। ठीक है सर, ग्रांट आ गया। इसके अलावा फीस, कौन सी फी? सर ट्यूशन फी, एजुकेशन फी, एडमिशन फी, रजिस्ट्रेशन फी, एब्सोल्युटली करेक्ट सर। बहुत सारे अलग 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 प्रकार की फीस उठा लेते हैं। एडमिशन फी के नाम पे फी उठा लिया, या तो फिर इवन डोनेशंस भी उठा लेते हैं ना, वो डोनेशन भी अलग से लिखेंगे हम लोग। तो सर फी, एडमिशन फी आ गया, रजिस्ट्रेशन फी आ गया, इसके बाद एग्जाम फी आ गया, है ना? बोले ठीक है सर, एक्सेट्रा कर लेते हैं। सर इसके अलावा और कुछ? ट्यूशन फीस ने, ठीक है, अलग अलग प्रकार की फीस। इसके अलावा
सर इसके अलावा वहां पर होता है कई बार ना कुछ ऐसे स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज होते हैं स्पेसिफिकली हायर लेवल एजुकेशन के लिए, जहां पर हॉस्टल भी इंक्लूडेड होता है ना। तो सर वो हॉस्टल हॉस्टल का भी फीस आ जाएगा इसमें, करेक्ट। फिर इसके अलावा वहां पर मेस होता है। मेस यानी कि वो कैंटीन जैसा, जहां पर खाना परोसते हैं, तो उसका भी फीस अलग से पैसा लेते हैं भाई, मुफ्त में नहीं देते, है ना। तो मेस के चार्जेस होते हैं सर, वो आ जाएगा। बोले ठीक है सर, वो भी उनका इनकम हुआ। सर इसके अलावा और कुछ पैसे वसूलते हैं ये लोग। इसके अलावा भी और कुछ होता है क्या? रेंटल इनकम, फाइन्स, हाँ करेक्ट सर, ये सब कुछ तो है ही। एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो उनके पास भी इतना ज्यादा पैसा आ गया। अच्छा, डोनेशन, ये कैसे भूल गए? एडमिशन लेने जाओ ना तो एडमिशन फीस से पहले डोनेशन मांगते हैं वो लोग, है ना। तो वो डोनेशंस भी है। इसके अलावा ये सब तो है ही सर। लीगसीज तो यहाँ पर भी आ जाएगी। लोग किसी के नाम पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना दिया, किसी के नाम पे वो पैसा डोनेट कर लिया, ठीक है, तो वो तो आएगा ही आएगा। अच्छा, इसके अलावा रेंटल इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम, ये भी यहाँ पर आएगा, है ना। इन्वेस्टमेंट या तो फिर रेंटल इनकम आ जाएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। समझ में आ रहा है? देखो आप लोग प्रो होते जा रहे हो, मुझे कुछ करवाने की आएगी जरूरत है नहीं। को करिकुलर एक्टिविटीज, एब्सोल्युटली वो यहाँ पर फीस में इंक्लूड हो जाएगा। बट यस, बहुत सारे अलग अलग प्रकार की स्पोर्ट्स फी, फिर इवन जिम होता है तो जिम फी, लाइब्रेरी होता है तो लाइब्रेरी फीस, या तो फिर आप वहां पर कंप्यूटर लैब, उसको कैसे भूल सकते हैं भाई, साइंस लैब, तो उसका भी फीस अलग से वसूल लेते हैं। सर अगर आपको यूनिफॉर्म भी वहां से देते हैं तो यूनिफॉर्म का भी फीस वसूल लेते हैं। राइट, बुक्स वहां से देते तो बुक्स का भी फीस वसूल लेते हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पर फीस में आ जाएगा। गेटिंग क्लैरिटी? तो ये सारे प्रकार का इन शॉर्ट इनफ्लोज हो गया, सारे के सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का, करेक्ट, अलग अलग फॉर्म्स में आपसे फीस वो लोग लेते हैं। एंड दैट इज बेसिकली दैट इनकम इनफ्लोज, नॉट इनकम बट रिसीव्स, इनफ्लोज। बोले ठीक है सर। अब बारी आती है नेक्स्ट पोर्शन की। हमारा इनफ्लोज हो गया, अब अपना आएगा आउटफ्लोज। चलिए, आउटफ्लोज में क्या क्या होगा, उनके खर्चे कहां कहां पर होते हैं, थोड़ा सा सोच समझ के, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के खर्चे कहां पर होते हैं? सबसे बड़ा खर्चा उनका क्या है? टीचर सैलरी। एब्सोल्युटली नीतीश, उनको टीचर के सैलरी में ही इंटरेस्ट होता है, स्टाफ सैलरी, करेक्ट भाई। कैपेक्स, एब्सोल्युटली यहाँ पर कैपेक्स जरूर होगा, और यहाँ पर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। तो सर आउटफ्लोज में वापस बारी बारी से देखते हैं। सबसे बड़ा खर्चा होता है उनका बेसिकली कैपेक्स, है ना। सर इसके बाद सबसे बड़ा खर्चा होता है उनका स्टाफ सैलरी। बोले ठीक है। इसके अलावा और कुछ? इसके अलावा और कुछ, अभी देखो, एक ना वापस जनरल रूल दिमाग में घुसा के रखो। सर जहां जहां पर कैपेक्स होगा, वहां वहां पर क्या होगा? वहां वहां पर क्या होगा? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। अगर तुमने कुछ असेट रखा हुआ है भाई, असेट्स खरीदे हुए हैं, तो उसको मेंटेन तो करने पड़ेंगे, करेक्ट। तो रिपेयर्स एंड मेंटेन, अरे क्या हो रहा है इसको, हाँ, तो वहां वहां पर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस तो आएगा ही आएगा खर्चा। इसके अलावा और कुछ? स्कॉलरशिप एंड कंसेशन टू स्टूडेंट्स, करेक्ट, बट ये आउटफ्लोज नहीं होता। दैट इज बेसिकली कंसेशन इन द इनफ्लोज, तो वो इनफ्लोज कम हो जाएंगे, वो आउटफ्लो नहीं होता। हाँ, इसके अलावा और कुछ? सर क्योंकि सैलरी का खर्चा है तो उनको ना वो लेबर लॉ वगैरह लग जाता है। सो दे नीड टू कंट्रीब्यूट टू द प्रोविडेंट फंड, दे नीड टू कंट्रीब्यूट टू अदर स्टैट्यूटरी फंड्स, है ना। तो यू कैन से सारे के सारे स्टैट्यूटरी ड्यूज जो है वो भी उनको पे करने पड़ते हैं। इट इंक्लूड्स पीएफ, इट इंक्लूड्स ईएसआईसी। पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड, ईएसआईसी यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, जितने भी एम्प्लॉयज है उन सबका इंश्योरेंस भी उनको लेना पड़ता है। वो भी खर्चा कौन करता है? इंस्टीट्यूट खुद, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इक्विपमेंट्स आएगा भाई। इसके अलावा इक्विपमेंट्स, और ये इक्विपमेंट्स में सब कुछ आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स है, तो स्पोर्ट्स के सारे इक्विपमेंट, क्रिकेट बैट हो गया, बॉल हो गया, फिर वॉलीबॉल खिलाते हैं तो वॉलीबॉल का बॉल हो गया, राइट। लाइकवाइज अगर लाइब्रेरी है
तो वहां पर बुक्स खरीदना, बुक्स में लाइब्रेरी में बुक्स तो होने चाहिए, राइट, तो वो भी इक्विपमेंट्स में फॉल हो जाएगा सर। अगर कुछ यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस में जिम होते हैं तो जिम के भी इक्विपमेंट्स लाना, तो उसका भी खर्चा होता है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस एनीथिंग एल्स? व्हीकल्स, वो कैपेक्स में आ जाएगा। करेक्ट, योर आंसर इज करेक्ट, लेकिन वो कैपेक्स में चला जाएगा। इट इंक्लूड्स बिल्डिंग्स, व्हीकल्स, है ना, वो स्कूल बसेस वगैरह भी वो लोग रखते हैं, तो वो सब कुछ कैपेक्स में चला जाएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। यस भाई, इसके अलावा और कुछ? बोलो भाई, प्रीटी सिंपल, समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी ना, हाँ इसके बाद भी है। नेक्स्ट, पी एंड एल खत्म हो गया अपना। अच्छा, फिलहाल तो हम लोग सिर्फ हेड पॉइंट्स देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम समझेंगे कि सर इनफ्लो को कैसे ऑडिट करना है, आउटफ्लो को कैसे ऑडिट करना है, जैसे हमने वो ऊपर किया था चैरिटेबल के लिए। बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी इसके बाद में जाते हैं। पहले ना सारे हेड पॉइंट्स अपने फॉर्मेट में सेट कर लेते हैं, ताकि एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई हेड पॉइंट्स तो आते हैं। उसके बाद हम इंडिविजुअल चेकिंग के लिए जाते हैं। चलिए, आउटफ्लोज के बाद अब हम चले जाएंगे बैलेंस शीट आइटम की ओर। बैलेंस शीट आइटम में क्या आएगा? बैलेंस शीट आइटम में क्या आएगा सबसे पहला? सर यहाँ पर क्या फिक्स्ड एसेट आएगा? सर बिल्कुल आएगा। यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है ना, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, फिक्स्ड एसेट्स, सर उसका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग? प्रॉपर्टी में क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर्टी के लिए क्या क्या करना पड़ेगा भाई? डॉक्यूमेंट्स चेक, एब्सोल्युटली। डॉक्यूमेंट्स चेक में भी स्पेसिफिकली क्या? सर हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि सबसे पहले वो प्रॉपर्टी किसके नाम पे होनी चाहिए। सर ओनरशिप, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के खुद के नाम पे होना चाहिए, ना कि किसी और के नाम पे, है ना। ओनरशिप चेक करना पड़ेगा, ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स। सर इसके अलावा और कुछ? डेप्रिसिएशन, हाँ करेक्ट रोहिणी। सर जहां जहां फिक्स एसेट, वहां वहां डेप्रिसिएशन तो आएगा ही आएगा, तो डेप्रिसिएशन अप्रोप्रिएटली चार्ज किया कि नहीं वो चेक कर लो। एब्सोल्युटली करेक्ट। सर इसके अलावा सारे के सारे कैपेक्स को, सारे के सारे कैपेक्स को कैपिटलाइज किया कि नहीं। कई बार ना ये लोग अकाउंटिंग में गड़बड़ कर लेते हैं, होता है कैपेक्स लेकिन वो डाल देते हैं पी एंड एल में, यानी कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, नॉट पी एंड एल। तो ऐसा तो नहीं किया, वो भी चेक करना पड़ेगा। करेक्ट। अच्छा, इसके अलावा भी और कुछ होता है क्या सर? समझो, जैसे हमने समझा था बैलेंस शीट आइटम, बैलेंस शीट आइटम में फिक्स्ड एसेट, लेकिन सर यहाँ पर ना कुछ असेट्स लायबिलिटीज फिक्स्ड एसेट के अलावा के करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज भी आएगी क्या? यस सर, बिल्कुल आएगी। तो यहाँ पर और असेट्स एंड लायबिलिटीज का भी पॉइंट एडिशनल बनेगा। और सर वो एसेट्स एंड लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें आएगी? करेक्ट, असेट्स के केस में तो हम जानते हैं सर, इन्वेंट्री आने वाला है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए सबसे पहला इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के लिए क्या क्या चीजें करेंगे हम लोग? पर इन्वेंट्री के लिए उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, है ना, नहीं तो लोग चोरी कर करके भाग जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा उसका कंडीशन चेक करना पड़ेगा, है ना, कि वो सही कंडीशन में है कि नहीं, तो उसका कंडीशन चेक करना पड़ेगा। बोले ठीक है। अच्छा, इन्वेंट्री के अलावा और कुछ करंट असेट में? करेक्ट, रिसीवेबल। और रिसीवेबल्स उनके लिए क्या होते हैं सर? रिसीवेबल्स यानी कि आउटस्टैंडिंग फीस फ्रॉम स्टूडेंट। कोई कोई तो होते ही है ना, वो नहीं, क्लास में आके भाई ये लोग नाम है जिनके नाम बोले खड़े हो जाओ, इन सबका फीस बाकी है। सर उनके लिए वो क्या है? रिसीवेबल्स है, राइट। तो वो रिसीवेबल्स का भी अकाउंटिंग ढंग से हुआ है कि नहीं वो चेक करो। ठीक है सर। इसके अलावा और कुछ असेट्स में रहा बाकी? अच्छा, इन्वेंट्री इंक्लूड्स इन्वेंट्री ऑफ एवरीथिंग का भाई। जैसे फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री हमने लिख दिया, तो इन्वेंट्री इंक्लूड्स इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी, है ना, वो चौक वगैरह डस्टर वगैरह ये सब इन्वेंट्री स्टेशनरी हो गया। फिर इसके अलावा लाइब्रेरी है तो बुक्स का इन्वेंट्री। सर अगर इक्विपमेंट्स मतलब जिम वगैरह है तो इक्विपमेंट्स का इन्वेंट्री, स्पोर्ट्स का है तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का इन्वेंट्री, सबका इन्वेंट्री। उन सबके लिए चीजें तो वही करनी है, फिजिकल वेरिफिकेशन एंड कंडीशन चेक, राइट। ठीक है। अब सर बारी आती है लायबिलिटी। लायबिलिटीज में क्या क्या होगा? लायबिलिटीज में क्या क्या होगा?
यस भाई, लायबिलिटीज में क्या क्या होगा? तो सबसे पहला स्टैट्यूटरी फंड्स और स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। अकाउंटिंग में पढ़ा था बे। जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व होते हैं और एक स्टैट्यूटरी रिजर्व होते हैं जो लॉ के तहत उनको बनाने पड़ते हैं। वो लायबिलिटी पे करनी पड़ती है, जैसे मैंने बताया, पीएफ पे करना, ईएसआईसी पे करना, है ना, प्रोफेशनल टैक्स पे करना। सर वो स्टैट्यूटरी फंड्स जो है वो उनको पे करना पड़ता है। दैट इज योर लायबिलिटी, नॉट रिजर्व्स, बेसिकली फंड्स लिखेंगे हम लोग। हाँ, रिजर्व तो वो रिजर्व इन सरप्लस में चला जाएगा। सर नेक्स्ट, इसके अलावा और कुछ लायबिलिटी में? सर अगर आपको याद हो ना, तो स्कूल में आपसे डिपॉजिट्स लेते थे ये लोग। किसके लिए डिपॉजिट? जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर लैब में आपको ले जाते थे, उसका फीस तो पे करना था, लेकिन इसके अलावा आपसे डिपॉजिट भी उठाया जाता था कि भाई 1,000 रुपए, विच वॉज रिफंडेबल। वो डिपॉजिट क्यों लेते? अगर आपने वहां जाके कुछ तोड़ फोड़ कर ली, कंप्यूटर तोड़ दिया, तो वो डिपॉजिट में से पैसा काट लिया जाता है, वो आपको रिफंड नहीं होगा फिर, है ना, सिक्योरिटी काइंड ऑफ थिंग टू द इंस्टीट्यूट। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ओवर हियर दे आर सेइंग सर। वो भी उनके लिए क्या है? लायबिलिटी है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट इज अ लायबिलिटी, क्योंकि आपको वो पैसे उनको वापस देने पड़ेंगे, राइट? सो डिपॉजिट्स। इसके अलावा अगर लोन्स वगैरह लिए हैं तो दैट्स इट, असेट्स एंड लायबिलिटीज। इसके अलावा और कुछ होता नहीं है ना भाई? सर बिल्कुल भी नहीं होता, है ना? बोला एवरीवन गेटिंग क्लैरिटी? समझ में आ रहा है सबको? यहाँ तक कोई भी दुख तकलीफ, किसी को दिक्कत? तो अब सर हम लोग उसको डिटेल में पढ़े गया। पॉइंट इतने ही है भाई। ओके, ठीक है। चलिए अब उसको डिटेल में पढ़ते हैं। सर उसको चेक कैसे करेंगे? तो देखो यार, जनरल चीजों का तो चेक करने का तरीका इसी में इंक्लूड हो गया कि जनरल में क्या करने का, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट चेक करो, इंटरनल कंट्रोल चेक करो, मिनट्स ऑफ द मीटिंग करो, ठीक है। सर बारी आती है इनफ्लोस की। अब सर अगर ये इनफ्लोस को चेक करना है तो कैसे करेंगे? तो सर देखो, जैसे ग्रांट की बात करें तो ग्रांट को चेक करने का तरीका क्या है अपने पास? ग्रांट को चेक करने का तरीका क्या है अपने पास? गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स, है ना? गवर्नमेंट ने कुछ सर्टिफिकेट दिया होगा, गवर्नमेंट ग्रांट सर्टिफिकेट या सैंक्शन लेटर, है ना, जो भी है वो आप चेक कर सकते हो उससे। सर्टिफिकेट, करेक्ट। इसके अलावा फीस। सर ये जो फीस है, हॉस्टल फीस है, ये सब फीस आप कैसे चेक करोगे? अलग अलग प्रकार के फीस, हॉस्टल फी, ये मेस चार्जेस, ये सारी की सारी अलग अलग फीस है, इसको आप कैसे चेक करोगे? रिसीट्स। रिसीट्स तो होंगे, करेक्ट, दैट इज वन थिंग। सो वन थिंग इज, ओवर हियर वन थिंग इज रिसीट्स। इसके अलावा भी कुछ और है क्या? सर वहां पर मेंटेन होता है रजिस्टर, वहां पर मेंटेन होता है रजिस्टर। रजिस्टर में लिखा हुआ होता है कि किसका कितना फी आ गया, किसका कितना फी बाकी है। दैट्स एग्जैक्टली फीस रजिस्टर, करेक्ट। इनवॉइस नहीं भाई, वहां पर इनवॉइस नहीं होता। एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ना इनवॉइस रेज नहीं होता, दो ही चीज होती है। एक रजिस्टर, रजिस्टर में लिख देते हैं वो लोग कि भाई इतना फीस लेना है, और एक बार आपसे फीस ले लिया तो उस फीस रिसीट का एक कंफर्मेशन आपको दे देते हैं, एक्नॉलेजमेंट, जिसको हम फीस रिसीट ही बोलते हैं, राइट? सो ये दो चीजों से आप ये सारे के सारे फीस वगैरह चेक कर सकते हो। सही है? बोले ठीक है। सर डोनेशन, डोनेशन के लिए क्या होगा? वापस डोनेशन के लिए क्या इश्यू करते हैं हम लोग? रिसीट्स इश्यू करते हैं। लीगेसीज के लिए भी क्या इश्यू करते हैं? रिसीट्स इश्यू करते हैं। और सर बात करते हैं इन्वेस्टमेंट या रेंटल इनकम की, तो उसके लिए क्या चेक कर सकते हैं हम लोग? उसके लिए हम लोग चेक कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट रजिस्टर। आपने रजिस्टर तो मेंटेन किया होगा कि कहां कहां पर कितना पैसा डाला, है ना? तो उसका रजिस्टर चेक करो, और वहां से आपको पता लग जाएगा कि कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, कितना मिला, कितना रेंट मिलना चाहिए था, उसके लिए रेंटल एग्रीमेंट हो सकता है, या रेंटल एग्रीमेंट चेक कर लो, एग्रीमेंट में कितना पैसा लिखा था और आपको कितना मिला। समझ में आ रहा है भाई? प्रिटी सिंपल, प्रिटी सिंपल, क्लियर? सर उसके बाद आते हैं आउटफ्लोज की ओर। चलिए अब सर, क्योंकि आउटफ्लोज देखना है तो आउटफ्लोज के लिए क्या चेक कर सकते हैं हम लोग, कैसे चेक कर सकते हैं?
चलिए भाई, कैपेक्स, उसके लिए सर डीड्स या डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, है ना, ओनरशिप के लिए आपने दस्तावेज तो किया होगा, वो चेक कर लो। तो स्टाफ सैलरी की बात करें तो उसके लिए वापस सैलरी रजिस्टर होता है ना, तो सैलरी रजिस्टर के साथ आप मैच कर सकते हो। सर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ये तो खर्चे हैं, तो उसके बिल्स या इनवॉइसेस होंगे या वाउचर्स होंगे, तो उसकी मदद से तुम चेक कर सकते हो। स्टैट्यूटरी ड्यूज है, सर स्टैट्यूटरी ड्यूज को कैसे चेक करेंगे हम लोग? स्टैट्यूटरी ड्यूज को कैसे चेक करेंगे हम लोग? कैसे चेक कर सकते हैं भाई कि आपने जो भी पीएफ ईएसआईसी पे करना था वो किया कि नहीं? बैंकिंग के थ्रू। आ ठीक है, वो तो मोर से पता लगेगा, दैट इज द करेक्ट आंसर, बट स्टिल कुड देयर बी एनी अदर मोर अप्रोप्रिएट मीन्स ऑफ चेकिंग? अच्छा, आपने ये तो पढ़ा ना कि ये जो पीएफ लेट्स से वो लोग डालते हैं पैसा, तो वो कहां पर होता है? वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे जाता है, राइट? तो उसके लिए भी वापस से हम क्या चेक कर सकते हैं? उनके लिए खर्चा है, लेकिन वो दे आर होल्डिंग इट ऑन बिहाफ ऑफ समवन, तो वो लायबिलिटी है उनके लिए। करेक्ट सर, या तो उसका सर्टिफिकेट आता है या तो उसका रजिस्टर होता है, राइट? सो यू कैन चेक दी रजिस्टर, और इफ गवर्नमेंट इश्यूज सर्टिफिकेट या रिटर्न्स उसके फाइल होते हैं, तो वो रिटर्न्स का कॉपी आप चेक कर सकते हो। करेक्ट सर, इक्विपमेंट्स परचेज किया तो वापस उसका बिल्स या इनवॉइस होगा, वो आप चेक कर सकते हो, या वाउचर्स हो। गेटिंग क्लैरिटी? अगेन प्रीटी सिंपल। यहाँ पर तो खैर प्रॉपर्टी में तो ओनरशिप डॉक्यूमेंट, डेप्रिसिएशन, कैपिटलाइज किया कि नहीं, वही चेक करना है। इसके अलावा असेट्स लायबिलिटी, फिजिकल वेरिफिकेशन वगैरह ये तो लिख ही दिया हमने। दैट्स इट, दैट्स योर ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। बोलो भाई, क्लियर? एक और यहाँ पर अपना हो गया समाप्त। यस, ओके, चलिए नेक्स्ट हॉस्पिटल। सर हॉस्पिटल का भी ऑडिट करने चलते हैं हम लोग अब। हॉस्पिटल का ऑडिट में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, लेट अस सी। तो मेरे हैंडराइटिंग भाई, हाँ, ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल। चलिए वापस सर वही चीज सेम अपना फॉर्मेट फॉलो करेंगे। सर ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के केस में सबसे पहला क्या, जनरल, है ना, क्योंकि हॉस्पिटल भी अलग अलग फॉर्म्स में बनती है भाई, कुड बी कॉर्पोरेट, कुड बी ट्रस्ट, कुड बी सोसाइटी, सो क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। जस्ट मिनट। हम्म, तो जनरल में वो तो आ ही जाएगा कि सर उसका कंस्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट चेक करो, है ना, एंड आ जाएगा उसका, अभी हॉस्पिटल में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, है ना। अच्छा ठीक है, उसके बाद आ जाएगा इनफ्लोस। अच्छा सर, इनफ्लोस में क्या क्या चीजें आएगी, चलो वापस, हॉस्पिटल में इनफ्लोस कैसे कैसे होते हैं? चलो यार, शुड बी सिंपल वन। उनके पास पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं? सर केस फीस, एब्सोल्युटली करेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है। बीमार लोग वहां पर जाएंगे, पैसा देंगे, राइट, तो उनको मिलेगा फीस, ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर्स फीस, हाँ मतलब फीस वो आ गया, इट इंक्लूड्स भाई, डॉक्टर का फी आ गया, या केस फी आ गया, या तो फिर वो रूम का भी, रहने का भी वो रेंट लेते हैं, राइट, तो वो भी आएगा, रूम फीस, रूम का रेंट बेसिकली, है ना। सर इसके अलावा डोनेशन, ग्रांट, लेगेसी,
हाँ, तुम लोग समझ रहे हो, मुझे देख के खुशी हो रही है ना सर। ये सब चीजें तो यहाँ पर भी होगी। अगर कोई हॉस्पिटल है और अगर गवर्नमेंट है तो ग्रांट्स वहां पर भी आएंगे। सही है। फिर इसके अलावा यहाँ पर भी डोनेशंस आते हैं क्या? बोले हाँ सर बिल्कुल आते हैं, अच्छा काम कर रहे हो, डोनेशंस आते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर भी लीगेसीज होगी क्या? बोले हाँ, कोई आपका पूर्वज है और उसके नाम पे आप कुछ डोनेशन दे रहे हो या कुछ इक्विपमेंट लाके दे रहे हो, राइट? सो लीगेसीज भी यहाँ पर होंगे। फिर इसके अलावा यहाँ पर भी एक्सेस पैसा होता है जिसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे पैसा कमाने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो इन्वेस्टमेंट इनकम आ जाएगा। गेटिंग क्लैरिटी भाई एवरीवन, बहुत अच्छे। ग्रांट्स, इन्वेस्टमेंट इनकम, करेक्ट। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन यहां पर कौन सा सब्सक्रिप्शन भाई? यहां पर मंथली पैकेज नहीं होता। कैंटीन सर्विस, मेडिकल्स, ओन्ड इनकम, करेक्ट। सर यहाँ पर कैंटीन से भी पैसा आएगा, बट वो है ना, हॉस्पिटल में बेसिकली इन्वॉल्व नहीं होगा। दैट इज केप्ट टू बी अ सेपरेट पार्ट। वो कैंटीन का ना कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है अलग से, बट यस वहां से भी इनकम होता है, करेक्ट। सो आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर। इनफ्लोज कहाँ कहाँ से आएंगे सर? यहाँ से आएंगे। अच्छा, यहाँ पर पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है हॉस्पिटल के केस में? हॉस्पिटल के केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है व्हेन इट कम्स टू ऑडिटिंग? पर ये जो भी इनफ्लोज आते हैं ना, लोग ज्यादातर कैश जमा करवाते हैं। हॉस्पिटल के केस में क्या होता है, इमरजेंसी होती है तो, और उस समय पे जितना भी पैसा उनके घर पे पड़ा रहता है ना, पर वो कैश दे देते हैं, है ना? तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कैश वेरिफिकेशन। करेक्ट नीतीश, कैश, है ना? तो सर यहाँ पर कैश वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनफ्लोज जो भी स्पेसिफिकली कैश इनफ्लोज है, उनको वेरीफाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेरिफिकेशन करना एंड रिकंसिलिएशन करना, एंड रिकंसिलिएशन। और इसीलिए ये जरूरी है कि जैसे एनजीओस के केस में एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स के केस में हर एक कैश रिसीट के सामने, डोनेशन के सामने एक रिसीट दिया जाता है, बिल्कुल वैसे यहां पर भी हर एक हॉस्पिटल में जितना भी तुम लोग पैसा उनको कैश में दे रहे हो सर, उसके सामने एक रिसीट उनको इश्यू करना पड़ता है। कभी भी आप किसी मेडिकल होपफुल इमरजेंसी में ना फंसे हो, लेकिन अगर कभी एक्सपीरियंस हुआ है तो आपने देखा होगा कि आप अगर लेट से 10,000, 15,000 जो भी बिल है, या 1 लाख, 2 लाख जो भी बिल है सर, आप जैसे ही वहां पर चुकाते हो ना, तो वो लोग सामने एक रिसीट इशू करके दे देंगे। व्हाट इज दैट रिसीट? दैट रिसीट इज बेसिकली फॉर देयर सेफ्टी, टू एंश्योर कि भाई जिनके पास, जिस कैशियर को आपने पैसे दिए, वो उसको उठा के भाग ना जाए, एक रिकॉर्ड रहे कि हाँ इतने पैसे आए हैं, कैश में आए हैं। गेटिंग क्लियर? चलिए, सो ये इनफ्लोज हो गया सर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज, इनफ्लोज के बाद क्या चेक करना है सर? आउटफ्लोज। चलिए सर, आउटफ्लोज क्या क्या होंगे? आउटफ्लोज क्या क्या होने वाले हैं? इक्विपमेंट्स, एब्सोल्युटली करेक्ट सर। यहां पर भी इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ेंगे। मेडिकल इक्विपमेंट्स बहुत सारे होते हैं, करेक्ट आंसर सर। इसके अलावा मेडिसिन, एब्सोल्युटली मेडिसिन परचेज करनी पड़ेगी, है ना सर? इसके अलावा सैलरी तो इधर आएगा ना भाई, इतने सारे लोग वहां पर काम करते हैं तो स्टाफ सैलरी तो आएगा ही आएगा, करेक्ट। फिर इसके अलावा स्टाफ सैलरी, करेक्ट। इसके अलावा और खर्चा किधर होगा सर? जहां जहां इक्विपमेंट्स की जरूरत, कैपेक्स होता है, वहां वहां क्या होगा? वहां वहां क्या होगा? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा होने वाला है। चलिए, इसके अलावा और कुछ? डेप्रिसिएशन आउटफ्लो में नहीं आएगा, वो हम लोग फिक्स्ड एसेट के तौर पे लिखेंगे कि डेप्रिसिएशन अप्रोप्रिएटली प्रोवाइड किया कि नहीं। डेप्रिसिएशन में आउटफ्लो नहीं होता भाई। यस, एनीथिंग एल्स?
इसके अलावा यहाँ पर और कुछ, यही खर्चा है। अच्छा, तो पी एंड एल आइटम्स खत्म, और उसके बाद हम चलेंगे बैलेंस शीट आइटम्स पे। इंश्योरेंस, जनरली ना इंश्योरेंस तो भाई लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस हम लोग लेके जाते हैं, वहां पर वो लोग कैपेक्स का इंश्योरेंस लेते हैं, बाकी और कुछ इंश्योरेंस वहां पर आएगा नहीं। फाइन, सो इनफ्लो आउटफ्लो हो गया। अब सर बैलेंस शीट आइटम पे चलेंगे। बैलेंस शीट आइटम पे क्या होगा? इन्वेंट्री। तो यहाँ पर इन्वेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड फिक्स्ड एसेट्स यानी कि प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी पे क्या क्या चेक करना है, जैसा आपने अभी बोला था सर, यहाँ पर चेक करना है डेप्रिसिएशन ढंग से प्रोवाइड किया कि नहीं। इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार की होती है, कितने छोटे छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं ना मेडिकल लाइन में, तो वो सारे के सारे इन्वेंट्री को ढंग से मेंटेन करना, इंश्योर करना कि वो रहे। जैसे ट्रे हो गया, वो सीजर्स हो गए, ठीक है, और वो स्पेसिफिकली सर्जन नाइफ हो गया, और ऐसे तो कितने सारे अलग 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 इक्विपमेंट्स होते हैं वहां पर, छोटे 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 छोटे, तो वो सारे इक्विपमेंट्स का इन्वेंट्री ढंग के संभाल के रखना। तो दैट इज अ बिग टास्क फॉर दी हॉस्पिटल्स, राइट। तो इसीलिए इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड एज आई सेड सर, हॉस्पिटल्स में ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, क्योंकि इधर चोरी होने का चांस बहुत ज्यादा हाई होता है, कुछ ना कुछ चोरी होने का चांस बहुत ज्यादा हाई होता है। फैसिलिटी, फैसिलिटी तो ठीक है, एग्रीमेंट, डीड, करेक्ट, इंजेक्शन, केमिकल्स इन्वेंट्री, एब्सोल्युटली, बहुत ही सारे मेडिसिन होते हैं, फिर इंजेक्शन वगैरह होते हैं, करेक्ट, राइट। बस दिस इज व्हाट दे हैव गिवन। और अब सर उसके बाद उन्होंने बोला कि इन सबको वेरीफाई कैसे करेंगे। सर ये जानते हैं, ग्रांट को वेरीफाई करने के लिए ग्रांट सर्टिफिकेट वगैरह है, राइट। डोनेशंस के लिए अपने पास रजिस्टर होंगे या इनवॉइस, मतलब रिसीट्स होंगे। सर फीस को वेरीफाई करने के लिए पेशेंट का रजिस्टर होता है, पता है, तो यहाँ पर वो पेशेंट्स रजिस्टर चेक करना पड़ेगा। जैसे स्कूल्स में स्टूडेंट्स का रजिस्टर था, यहाँ पर पेशेंट्स का रजिस्टर होगा, उससे वेरीफाई करना पड़ेगा। ये सब तो सेम ही रहेगा। इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए वो इन्वेस्टमेंट्स का तुम लोग स्टेटमेंट निकालो, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के हिसाब से तुम लोग उसको देख लो। लीगसीज डोनेशन के लिए रिसीट्स देख लो। गेटिंग क्लैरिटी। कैश इनफ्लोज के लिए मैंने बोला वेरिफिकेशन, रिकंसिलिएशन स्पेसिफिकली। आउटफ्लोज चेक करने के लिए जानते हैं, सैलरी के लिए सैलरी रजिस्टर देखो, मेंटेनेंस के लिए इनवॉइसेस, बिल, वाउचर्स देखो, मेडिसिन इक्विपमेंट्स, उसका इनवॉइस, बिल, वाउचर देख लो। दैट्स इट। लोग हेडिंग क्लियर। पर यहाँ पर एक पॉइंट शायद से ऐड किया है उन्होंने, जैसे देखो यहाँ पर रजिस्टर ऑफ पेशेंट मेंटेन करो अप्रोप्रिएटली, बिल्स वगैरह, रजिस्टर ऑफ पेशेंट, राइट। कैश कलेक्शन, उसके लिए खास ध्यान रखो, रिसीट्स या काउंटर फॉइल्स होना जरूरी है, एज आई सेड। इन्वेस्टमेंट, रेंट के लिए वो तो अपने है ही। लीगसीज एंड डोनेशंस वापस हम जानते हैं। रिकंसिलिएशन ऑफ सब्सक्रिप्शंस, है ना। इसके अलावा ऑथोराइजेशन एंड सैंक्शंस, ये ऑथोराइज्ड होने चाहिए बेसिकली, जितने भी खर्चे हुए हैं वो कैसे होने चाहिए सर, ऑथोराइज्ड होने चाहिए, और अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने सैंक्शन किए हुए होने चाहिए। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। ग्रांट्स एंड टीडीएस, ग्रांट्स आई है गवर्नमेंट से, तो वो टीडीएस, जैसे मैंने बोला था, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए हम लोग रिफंड लेते हैं, यहाँ पर भी रिफंड लेना पड़ता है। बजट्स, यहाँ पर एक पॉइंट एडिशन है, यहाँ पर ये वाला बजट्स वाला, कि सर उनको बजट बनाना पड़ेगा। जैसे कंट्रीज बजट बनाती है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बजट बनाती है, वैसे हर एक कंपनीज भी बजट बनाती है, और उसी प्रकार से यहाँ पर मेडिकल लाइन में भी बजट्स बनते हैं। इतना खर्चा कहाँ पर होने वाला है, तो उसके हिसाब से ही हुआ है कि नहीं खर्चा, वो चेक करो। इंटरनल चेक, एज आई सेड सर, यहाँ पर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत 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 ज्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं, बिकॉज ऑफ स्टोर्स, मेडिसिन, अपार्टस, क्लोथिंग, इंस्ट्रूमेंट्स, ये सबका इन्वेंट्री रजिस्टर अगर ढंग से मेंटेन नहीं किया, इंटरनल कंट्रोल ढंग से नहीं रखा, पर कब क्या गायब हो जाएगा यू नेवर नो। सर वहां पर तो हम ये भी जानते हैं कि बॉडी के पार्ट्स भी रखे जाते हैं, है ना, जो डोनेट करने के लिए वॉलंटरीली कंसेंट देते हैं, उनका हार्ट, उनकी आईज, या कोई भी बॉडी पार्ट। तो सर सोचो, अगर उसके ऊपर ढंग से इंटरनल कंट्रोल नहीं रखा, तो इलीगल उसका ट्रेडिंग हो जाएगा। मॉर्टरी, हाँ उसका भी ट्रेडिंग हो सकता है, करेक्ट, डेड बॉडीज वगैरह का। तो सर इंटरनल कंट्रोल इज बेसिकली रिक्वायर्ड टू बी वेरी साउंड। डेप्रिसिएशन देखना पड़ेगा, असेट्स के ऊपर रजिस्टर सबके मेंटेन करने हैं, राइट। इन्वेंट्री को क्रॉस वेरीफाई करना है टाइम टू टाइम, सेम पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए।
और एक और पॉइंट यहां पर ऐड किया है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, ऐसे 580 के हिसाब से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं। बोलो भाई, गेटिंग क्लियर? अगेन प्रीटी सिंपल, अपना फॉर्मेट है ना भाई, वो आपको ऑलमोस्ट एज आई सेड हर जगह पे काम आ ही जाएगा, सो नेवर गोइंग टू बी एनी इशू। ठीक है, ठीक है, यस, ओके, फाइन। चलिए नेक्स्ट पे चले सर, नेक्स्ट इज ऑडिट ऑफ क्लब। चलिए सर, नेक्स्ट वाला पॉइंट है अपना क्लब का ऑडिट करना। अच्छा, क्लब यानी कि कौन सा क्लब, यहां पर कौन से क्लब की बात करें सर? वो पार्टी क्लब्स होते हैं वो वाले क्लब्स की बात कर रहे हैं क्या? जी नहीं सर, यहां पर क्लब्स यानी कि दे आर टॉकिंग अबाउट जो रिक्रिएशनल फैसिलिटीज वाले क्लब होते हैं, जैसे ईका क्लब हो गया, राजपथ क्लब हो गया, कर्णावती क्लब हो गया, राइट? महिंद्रा का क्लब है, महिंद्रा क्लब है। वैसे अलग अलग बहुत सारे क्लब्स होते हैं, और उस क्लब का बेसिकली पर्पस क्या होता है? टू प्रोवाइड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज। जो लोग रोज बरोज की जिंदगी से तंग आ चुके हैं सर, वहां पर आके वो लोग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज एंजॉय कर सकते हैं, है ना? स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, या फिर कुछ ना कुछ और भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज का वो लोग इंतजाम रखते हैं। सोशल एक्टिविटीज तो नहीं कह सकते, पर वहां पर जिम वगैरह होता है, वहां पर स्विमिंग पूल्स होते हैं, वहां पर कैंटीन्स होते हैं, राइट? रेस्टोरेंट्स भी इंटरनली वो लोग बना के रखते हैं, रेगुलर इंटरवल्स पे वो लोग कुछ ना कुछ इवेंट्स रखते हैं। उनके लिए बहुत सारे अलग अलग इक्विपमेंट्स रखे होते हैं, जिससे कि वो लोग अपने हिसाब से कुछ भी एंजॉय कर सकते हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। सो दैट इज बेसिकली क्लब, और उस क्लब की हम लोग बात कर रहे हैं सर। वापस, क्योंकि ये क्लब है, तो सबसे पहला तो अपना सेम ही रहेगा, जनरल, एंड दैट जनरल इंक्लूड्स कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट चेक करो। कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट चेक करो, जिससे कि आपको सारा उसका पैरामीटर्स मालूम पड़ जाए। बोले ठीक है। इसके अलावा हम लोग चले जाएंगे इनफ्लोस की ओर। अच्छा, यहां पर इनफ्लोस कहां से आएंगे? चलिए, क्लब का इनफ्लोस कहां कहां से आता है, क्या क्या इनकम्स होगा यहाँ पर? तो सबसे पहला फॉरमोस्ट थिंग इज मेंबरशिप, एब्सोल्युटली करेक्ट सर। यहां पर आपको मिल जाएगा मेंबरशिप फीस, मेंबरशिप एन्युअल, लाइफ टाइम, रिकरिंग, है ना? तो वो मेंबरशिप फीस आ गया। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन आएगा सर। ये जो क्लब्स होते हैं ना, उसमें आप लोग क्या कर सकते हो पता है? उसका जर्नल होता है या न्यूज़पेपर काइंड ऑफ, वो खुद का इंटरनल निकालते हैं, तो उसका आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। सिमिलरली दे इवन प्रोवाइड यू, जैसे क्लब का मेंबरशिप मिल गया, लेकिन क्लब के अंदर कई बार ना कुछ एक्टिविटीज एडिशनल होती है। जैसे क्लब में बाकी सब चीजें इंक्लूडेड है, लेकिन फॉर एग्जांपल स्विमिंग पूल इंक्लूडेड नहीं है, तो स्विमिंग पूल का आपको अलग से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। फिर आपको सब जगह पे एक्सेस अलाउड है, लेकिन अगर कुछ एक्सटर्नल इवेंट हुआ तो उसके लिए अलग से पैसा पे करना पड़ेगा। तो अगेन सब्सक्रिप्शन चार्जेस होते हैं उसके, राइट? पासिस सब्सक्रिप्शन के मिलते हैं, तो वो सब्सक्रिप्शन चार्जेस देख लो आप, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर थोड़ा सा इनकम हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा और कुछ? सर वो इन्वेस्टमेंट तो आएगा ही आएगा, इन्वेस्टमेंट इनकम। यहाँ पर ये लोग भी भाई, वो लोग पैसा, फालतू पैसा जो एडिशनल है वो लोग इन्वेस्ट तो करने ही वाला है, तो इन्वेस्टमेंट इनकम आ जाएगा, या तो फिर जैसे हम समझते हैं रेंटल इनकम फ्रॉम दी प्रॉपर्टी, है ना? अच्छा, इसके अलावा और कुछ इनकम आ सकता है क्या? इसके अलावा और कुछ इनकम होता है क्या इधर? सर क्लब में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, एंड दैट इज सेल ऑफ फूड आइटम्स। चाहे क्लब्स हो, या तो चाहे अपना सिनेमा हॉल हो सर, ये दो जगह पे फूड आइटम्स को सेल करके बहुत अच्छा खासा तगड़ा पैसा मिलता है, राइट? क्योंकि लोग वहां पर आएंगे, रिक्रिएशनल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स खेलेंगे, या तो फिर एक्सरसाइज करेंगे, स्विमिंग करेंगे, तो उसके बाद भूखे तो होंगे ना, तो खाने पे तो पैसा ये लोग वसूल करते हैं भाई अच्छा खासा, तो सेल ऑफ फूड आइटम से इन्फ्लोज होगा, करेक्ट? गेटिंग क्लियर? इसके अलावा यहाँ पर भी क्या ग्रांट हो सकता है? क्या हम लोग ग्रांट्स डाले? सर जी नहीं, यहाँ पर कोई ग्रांट नहीं मिलता। ये क्लब्स है, ये रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है, ये कोई आप सोशल बेनिफिट वाले काम नहीं कर दो, ठीक है? तो यहाँ पर ग्रांट वाला चीज नहीं आएगा, लॉजिकल, ठीक है? सर उसके बाद आउटफ्लोस पे चलते हैं।
जस्ट मिला भाई। ओके, उसके बाद आउटफ्लोज पे चलते हैं। अब सर आउटफ्लोज यहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं? सर एक्टिविटी रिलेटेड एक्सपेंसेस, ठीक है, बट एक्टिविटी रिलेटेड एक्सपेंसेस कौन से? तो सबसे पहला इक्विपमेंट्स को खरीदना पड़ेगा, है ना? सॉरी, तो सर इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए जो भी खर्चा होगा, करेक्ट। इसके अलावा, इसके अलावा सर फूड आइटम बेच रहे हो तो खरीदना भी पड़ेगा ना, तो सर ऑब्वियसली फूड आइटम्स का परचेज वाला खर्चा होगा। अच्छा, इसके अलावा सर क्लब्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है सारा का सारा फिक्स्ड एसेट होना। तो इक्विपमेंट्स है, फिक्स्ड एसेट है, तो सर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस तो घुस ही जाएगा। बोले ठीक है सर। इसके अलावा कैपेक्स, करेक्ट, तो वो हम लोग डाल देंगे इक्विपमेंट्स एंड कैपेक्स में, आउटफ्लोज में जाएगा, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। एनीथिंग एल्स आउटफ्लोज में? इन्वेस्टमेंट, हाँ कैपेक्स इन्वेस्टमेंट, करेक्ट। इसके अलावा क्या आउटफ्लोज की बात करें तो सर अगेन यहाँ पर भी लोग रखने पड़ते हैं भाई, तो सैलरी तो जाएगा ही जाएगा, एडमिन सैलरी, है ना, स्टाफ सैलरी। लोग तो रखने पड़ेंगे, मैगजीन्स वगैरह कॉस्ट, करेक्ट। तो दैट विल बी बेसिकली एडमिन कॉस्ट, है ना, वो तो नॉर्मल हो रहेगा ही रहेगा। एडमिन कॉस्ट ठीक है, उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है सच, वी आर पुटिंग इट अप। यस भाई, एनीथिंग एल्स दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ हियर? इसके अलावा सर आउटफ्लोज हो गया। अब सर बैलेंस शीट आइटम पे चलते हैं। सर बैलेंस शीट आइटम में इन्वेंट्री अगेन, इक्विपमेंट्स है भाई, इतने सारे फूड आइटम्स है, तो फूड आइटम्स और इक्विपमेंट्स का इन्वेंट्री का दोनों का आएगा भाई, फूड आइटम्स एंड इक्विपमेंट्स, ये दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, फिजिकल वेरिफिकेशन। बोले ठीक है सर। इसके अलावा कैपेक्स की बात की थी ना सर, यहाँ पर भी कैपेक्स बहुत अच्छा खासा होता है। तो सर फिक्स्ड एसेट या तो फिर प्रॉपर्टी की बात करें तो उसमें डेप्रिसिएशन शुड बी अप्रोप्रिएटली चार्ज। ये कॉमन पॉइंट्स है, समझ में आ रहा है? इसके अलावा एडिशनल कुछ पॉइंट्स है यहाँ पर, बट ये तो कॉमन पॉइंट्स है, यानी कि अगर आपको पूछे कि इसके ऑडिट के बारे में लिखो तो ये पॉइंट्स तो आप लिख ही सकते हो, कॉमन पॉइंट्स जो हर बार सब जगह पे आते हैं, है ना। काम आसान हो जाता है भाई ऐसे। रिसीवेबल्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। जैसे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ा था सर कि आउटस्टैंडिंग ड्यूज हो सकते हैं लोगों की फीस के, बिल्कुल वैसे यहां पर भी क्या होता है, एरियर्स, एरियर्स ऑफ फीस, कि भाई लोग जो पैसे देने वाले हैं वो अगर उन्होंने नहीं दिए तो एरियर्स में रहेंगे, राइट। तो वो भी हमें यहां पर करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन रिलेटेड रिसीवेबल, हाँ करेक्ट। सो एरियर्स ऑफ फीस, और ये फीस सबका आ गया, ठीक है, इट कुड बी एंट्रेंस फी, इट कुड बी एनुअल फीस, मेंबरशिप फीस, और इट कुड बी इवन दी सब्सक्रिप्शन फीस। ये सारे प्रकार की ऑल टाइप्स ऑफ फीस का एरियर्स दैट इज रिसीवेबल, उसका भी एज अ ऑडिटर हमको खास ध्यान रखना पड़ेगा, उसको चेक वेरीफाई करना पड़ेगा। एंड क्योंकि यहां पर भी इन्वेंट्री का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो भाई कुछ ना कुछ लोग घर पे उठा के ले जा सकते हैं। सो अगेन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड इंटरनल चेक प्लेज अ वाइटल रोल। बोलो क्लियर है? सर देखे यहां पर क्या क्या चीजें बताई है उन्होंने। क्लब के लिए देखो यार, एंट्रेंस फी, है ना, वो मेंबरशिप फी वाला एंट्रेंस फी, सब्सक्रिप्शन, फिर एरियाज ऑफ सब्सक्रिप्शन जो आपने लास्ट में बताया, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, हाँ ये वेरीफाई कैसे करेंगे, ऑडिट कैसे करेंगे, वो चेक करना रहेगा, है ना अपना।
वही चीज बताया कि सर ये मेंबरशिप फी, सब्सक्रिप्शन चार्जेस, ये जो भी आपने वसूले हैं क्या ये सही है कि नहीं, उसका अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वापस रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को देखेंगे, है ना। वही चीज बोला यहाँ पर, इररिकवरेबल मेंबर ड्यूज, ये बेड डेट्स की बात कर रहे हैं कि जो भी बेड डेट्स है बेसिकली, है ना, उसको आप लोग स्पेसिफिकली ऑडिट रिपोर्ट में डाल दो ताकि पता लगे कि ये मेंबर्स है, उनको मेंबरशिप के बेनिफिट्स मिल रहे हैं लेकिन उनका फीस तो आया नहीं है, तो वो लोगों को पता होना चाहिए। प्राइसिंग, जैसे मैंने बोला यहाँ पर खाना पीना बहुत अच्छा खासा धंधा चलता है भाई क्लब वगैरह में, तो इसलिए दे सेड कि सर प्राइसिंग यहाँ पर कैसा है, रीजनेबली प्राइस है कि नहीं, जितना भी पैसा है वो सब कुछ फीस चार्ज कर लिया कि नहीं फॉर एवरी सर्विसेज दैट हैव बीन प्रोवाइडेड, है ना। फिर उसके बाद मेंबर्स के अकाउंट्स को आप इंश्योर करें, इंश्योर बेसिकली लेजर टैली करो कि जितना भी पैसा उनसे लेना है वो आ गया कि नहीं। परचेजेस, परचेजेस बहुत सारी चीजों का होगा, स्पोर्ट्स आइटम्स, फर्नीचर्स, बेसिकली इक्विपमेंट्स की बात कर रहे हैं, क्रॉकरी एक्सेट्रा, एंड इवन फूड आइटम्स, है ना। और उसको इन्वेंट्री रजिस्टर के साथ वेरिफिकेशन करो, यानी कैन यू से दे आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। सही बात। मार्जिन अर्नड, सर यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई मार्जिन, क्योंकि क्लब्स में कौन जाता है, देखो यार जनरली ना कॉमन पब्लिक जो होती है, मिडिल क्लास पब्लिक, वो नहीं जाती वहां पर। हाई एंड लग्जरियस लाइफ जो एंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है, सो हायर एंड वाले जो लोग होते हैं, बेसिकली मिडिल अपर, हायर अपर क्लास वाले लोग, दे बेसिकली प्रेफर गोइंग टू दिस रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे सेड यहाँ पर मार्जिन है ना, दैट प्लेज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ पर वो प्रेशर नहीं होता मार्जिन पे कि आप कम मार्जिन अर्न करो, तो यहाँ पर आप एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस चार्ज करते हो एंड इवन दे आर रेडी टू पे दैट प्राइस, करेक्ट। सो वो आप वेरीफाई कर सकते हो कि रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट डिक्लाइन नहीं होना चाहिए, वो आप अच्छा खासा पैसा कमाओ, भरपूर कमाओ। लाइकवाइज इन्वेंट्री, फिजिकल वेरिफिकेशन, इन्वेस्टमेंट, सेम टू सेम, एंड मैनेजमेंट पावर्स, यानी कि सर सारे सारे जो भी डिसीजन लिए गए हैं, जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, दे आर ऑथोराइज्ड और नॉट। और यहाँ पर ऑथोराइज्ड पर्सन क्या होते हैं, कौन होता है, सेक्रेटरी जनरली, तो वो ऑथोराइज्ड है कि नहीं सारे के सारे ट्रांजेक्शन। बोलो भाई क्लियर एवरीवन। तो दैट्स योर ऑडिट ऑफ क्लब्स, ठीक है। इसके बाद सिनेमा हॉल्स है, इसके बाद लीज होल्ड प्रॉपर्टीज है, सब कुछ कंटिन्यू करेंगे। आज का सेशन यहां तक रखते हैं, आप घर पे इसको रिवाइज करते रहना भाई, पढ़ते रहना, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।